मेरे प्रिय मित्रों, आइए नौ जनवरी 2021 भूमंजी ज्योतिष पाठशाला बीजेपी स्वाध्याय दिवस 110 धन नवा ज्योतिष के 9वें दिवस में ज्योतिष पाठ के 9वें दिवस में आइए प्रवेश करें। उससे पहले महत्वपूर्ण सूर्योदय 7:07 में, सूर्य अस्त 17:31 में। 4 घंटे हो चुके हैं सूर्यदेव को आए हुए। स्थानीय समय हो चुका है 4 बज चुके हैं। 5वां बजना प्रारंभ हो चुका है। आइए हम भी दैनिक कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाला जो सर्वप्रथम जो मुख्य कार्य स्वधर्म जो है स्वाध्याय में आइए प्रवेश करें। जानते हैं पाठशाला के 2 भाग। पहले भाग को पाठ्यचर्या प्रश्नोत्तर चर्चा, दूसरे भाग को पाठ्यक्रम पाठ्य चर्चा कहते हैं। पाठशाला के दूसरे भाग को हम उस पर पहले चर्चा कर लेंगे। उसके बाद हम पाठशाला का जो पहला भाग जो है उसको हम बाद में उस पर चर्चा कर लेंगे। उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना जो हमने कहा, एक बार उसको और पुनरावृत्ति हम कर लें। NTE, NET, NTA, UGC 2024 के बारे में हमने कुछ योजना बनाई। इसका योजना के बारे में एक बार हम उसका और स्मरण कर लें कि हमें क्या करना है। 4 साल का हमारा एक सत्र है। 4 सत्रों में हम इनकी 4 वर्ष को हमने 4 सत्र में एक वर्ष का हम सत्र का बना रखा है। 4 वर्ष का समय हमारा है। हमने कहा कि जीवन का जो प्रथम भाग जो है वो महत्वपूर्ण समय होता है, यानी कि 25 वर्ष जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बहुमूल्य समय होता है आगे जीवन के शेष 3 खंडों की अपेक्षा। और इसी कारण उस खंड का नाम ब्रह्मचर्य नाम रखा। उस जीवन खंड का नाम ब्रह्म की जैसी चर्या, ब्रह्म का जैसा ढंग रखा। उसका रखने का भी वैज्ञानिकता यही है कि वो हमारे लिए महत्वपूर्ण समय होता है। उस समय हम कुछ सृजन अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद फिर सृजन कुछ नया आविष्कार हम नहीं कर सकते। उसके बाद फिर नई संभावना है। वैज्ञानिक कहते हैं 7 वर्ष में जो हमने कर लिया वो जीवन का आधा काम हमने कर लिया 7 वर्ष में, और शेष काम हम जो करेंगे वह पूरे जो हमारा 7 वर्ष में हमारा पूरा आधार हमारा तैयार हो जाता है। कहने का मतलब ये है। और 25 जो हमारे जीवन का जो प्रथम खंड जिसे हम ब्रह्मचर्य कहें, ब्रह्म का जैसे हमारा जो चर्या जो है उसमें कहें, वो हमारा पूरा जीवन का आधा भाग निर्धारित कर लेता है कि हम क्या करेंगे जीवन में। कोई व्यक्ति 25 वर्ष की उम्र उसकी हो चुकी है तो उसके जीवन से हम आकलन लगा सकते हैं कि इसने 25 वर्ष क्या किया, तो इसने आधे जीवन उसने अपना व्यतीत कर लिया है, तो निश्चित ही है इतना ही आगे कर पाएगा। और दूसरा 7 वर्ष में हमारा आधारभूत हमारा तैयार हो जाता। कहने का मतलब है कि हमारा जो चीज हमारा हम 7 वर्षों तक किसी को दे सकते हैं तो दे सकते हैं, फिर उसके बाद उसमें कोई नई चीज को हम उसमें जोड़ नहीं सकते हैं। 7 वर्ष के बाद उसमें कोई नया चीज को हम उसमें जोड़ना नहीं हो सकता, ये हमें ख्याल रहे। 7 वर्ष तक हमें जो चीज हमें नई चीज अगर जोड़नी तो 7 वर्ष से पहले हमें कर लेना चाहिए। इसलिए हमने इसी आधारभूत को ध्यान में रखते हुए हमने कहा कि जीवन के 4 खंड हमें करने चाहिए, जिसको आश्रम हमने कहा, और जीवन के और व्यक्ति के भी हमने कहा 4 खंड हमें करने चाहिए, जिसको हमने वर्ण कहा। इसी को हमने दोनों का संयुक्त नाम से वर्णाश्रम हमने कहा। तो वर्णाश्रम की जो वैज्ञानिकता है इसको हमें ख्याल में रखना चाहिए। और इसी के आधार पर हमने कि व्यक्ति का हमारा क्या है, 4 वर्ण होंगे लेकिन हमारा प्रधान क्या है इसकी खोज हमें करनी चाहिए। कि हमारा स्वभाव ब्राह्मणत्व है, क्षत्रिय है, वैश्य या शूद्र, कौन सा हमारा विभाग, कौन सा हमारा हुनर है, स्किल है, कौन सा हमारा वर्ण है, कौन सा हमारा वर्ण, कौन सा हमारी स्वरूप है, स्वभाव है हमारा।
तो जीवन के 4 खंड में पहला खंड महत्वपूर्ण, और उसका महत्वपूर्ण 7 वर्ष महत्वपूर्ण। तो हमने शेष 4 में से जो शेष 3 जो खंड हैं उसके बारे में विस्तार से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा कह रहे हैं कि जो पहला जीवन खंड है वो करीब करीब अंतिम चरण में चल रहा है। तो अंतिम 4 वर्ष हमारे पास शेष हैं, उसके बारे में, योजना के बारे में एक बार पुनः स्मरण हम कर लेंगे। उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि 7 वर्ष तक हमने कहा कि ऐसा कार्यक्रम, ऐसा प्रोग्राम जो नाभि स्थित हो वो कार्यक्रम होना चाहिए। अब 4 वर्ष जो हैं कह रहे हैं, वो 4 वर्ष में हमें, अब हम तीनों तल पर हम इसका उपयोग हमें करना है। तो 7 वर्ष जन्म से, गर्भाधान से लेकर के जन्म हो गया, उसके बाद जो 7 वर्ष होते हैं उसमें हमें नाभि स्थित प्रोग्राम, नाभि स्थित कार्यक्रम, प्रार्थना की, ध्यान की, उपासना की, वंदना की, इस तरह के कार्यक्रम हमें जोड़ना चाहिए। आने वाली नई पीढ़ी को हमें ये देना है, ये हमें ख्याल रहे पहले 7 वर्ष में। क्यों? क्योंकि ये 7 वर्ष है, ये महत्वपूर्ण समय है। इसी 7 वर्ष के प्रथम 6 महीने, जन्म से लेकर के जो 6 महीने का वक्त है, इससे हम अपना पिछले जन्म से भी मुलाकात हम कर सकते हैं कि हम कहां पर अपने आप को छोड़ के आए थे, वहीं से हम यात्रा हमें करना होता है, तो ही जाके व्यक्तित्व का, तो ही जाके विकास होता है। ये हमें ख्याल रहना चाहिए। तो ये 7 वर्ष बड़े बहुमूल्य समय हमारे होते हैं, और इसीलिए हमने इसको क्या कहा, नाभि स्थित। 7 वर्ष तक हमें क्या करना है, प्रार्थना, पूजा, वंदना, इनमें हम अपना समय व्यतीत हमें करना है। तो 7 वर्ष में कोई विज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है, कोई विज्ञान की पुस्तक देते हैं वो पढ़ने की कोई भी आवश्यकता भी नहीं है, संज्ञान की भी कोई भी आवश्यकता नहीं है। पहला महत्वपूर्ण भजन, कीर्तन, अर्चन, पूजा, ये चीज के 7 वर्ष ये इसके लिए समय है। इसमें कोई संज्ञान के लिए, कोई विज्ञान की पुस्तक देने के लिए, अवाकों के लिए इसमें जोर देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। प्रधान जो है वो वंदना के लिए, प्रधान भजन के लिए, प्रधान कीर्तन के लिए। ये अगर हमने जीवन में, अगर न्यू जनरेशन को, नई पीढ़ी को हमने दिया, तो आगे उसके जीवन में फिर रस आएगा, वो निरस नहीं रहेगा। अगर पहले हमने भजन कीर्तन का, अगर हम उसको आनंद, उसको हमने देना, हमने कर दिया, तो नहीं किया है तो हमारा कहने से नहीं होगा। खुद करें, प्रकृति में खुद अपना प्रयोगशाला करें प्रयोग बार, कि एक बच्चे को दें, एक बच्चे को न दें, तो उसका क्या परिणाम होता है उस पर देखें। किसी के कहने से नहीं होता, उसको आचरण में उतारना पड़ता है। तो हमारी दृष्टि से कि 7 वर्ष होना चाहिए भजन कीर्तन, वंदना का, प्रार्थना का, पूजा का। अगर इस समय आप ज्यादा, आपका जोर अगर आप मस्तिष्क पर दे रहे हैं तो ये ना समझी होगी। आप वैज्ञानिकता को, उसकी जो समझदारी की जो बात, वो आप नहीं कर रहे हैं। तो पहली बात, 7 वर्ष नाभि स्थित, प्रार्थना, पूजा, भजन, कीर्तन, अर्चन, उपासना, इन कार्यों को हमें देना चाहिए। तो जैसे ही 7 वर्ष की उम्र हो जाती है, 8वें वर्ष में जैसे प्रवेश करता है, 8वें वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बीच में प्रेम का, ध्यान का बीज हमें क्या कर देना है, वो हमें उसका प्रशिक्षण हमें दे देना है। कैसे लोगों से प्रेम करते हैं, कैसे सम्मान किया जाता है, कैसे आदर किया जाता है, ये 7 वर्ष में दिया जाना चाहिए। और जैसे ही 14 वर्ष की उम्र पूर्ण हो जाती है, 15 वर्ष प्रारंभ हो जाता है, विज्ञान का सृजन करना प्रारंभ हो जाना चाहिए, चिंतन करना प्रारंभ हो जाना चाहिए। तो जैसे ही 15 वर्ष से चिंतन करना, व्यक्ति जो बच्चा है उसने चिंतन करना प्रारंभ कर देना है नई नई चीजों का। अब यहाँ से अब इसका मस्तिष्क तैयार हो चुका है, अभी तो मस्तिष्क भी तैयार नहीं था, लेकिन अब वो तैयार हो चुका, 14 वर्ष में मस्तिष्क तैयार हो जाता है। अब उसका उपयोग उसे करना है, कर सकता है, और चिंतन के लिए, थिंकिंग करने का सुनहरा अवसर है। तो जैसे ही 15 वर्ष में प्रारंभ प्रवेश करता है, 21 वर्ष तक उसे विज्ञान का सृजन करने का बारे में उसको प्रशिक्षण देना चाहिए, शिक्षण दे देना चाहिए, टीचिंग दे देनी चाहिए। और जैसे ही 21 वर्ष हो जाता है, उसके बाद 4 वर्ष का समय, 4 वर्ष का जो समय हमने कहा, जो पहले हमने जो करा था 7 वर्ष, उसका यानी कि 7 वर्ष जो नाभि स्थित कार्यक्रम जो था, हृदय स्थित जो कार्यक्रम जो था, प्रेम, काव्य का सृजन हमने कहा 14 वर्ष तक हो जाना चाहिए, कविताओं का सृजन हो जाना चाहिए, कृति का सृजन हो जाना चाहिए, और उसका विज्ञान का सृजन हो जाना चाहिए। यहाँ तीनों का क्या करना है, 4 वर्ष में क्या करना है, इसका प्रशिक्षण करना है, ट्रेनिंग करनी है उनको। और 25 वर्ष का जैसे हो जाएगा तो इस तरह से जीवन होगा। तो पहला जो जीवन जो हम कह रहे हैं वो निर्धारित, हमारा 25 वर्ष हमारा निर्धारित हो जाता है, ठीक हमारे पूरे जीवन का आधा हिस्सा निर्धारित कर लेता है। तो इस प्रकार 4 वर्ष में हमें क्या करना है, तो हम कहा
कि हमारे जो 7 वर्ष में व्यतीत हो चुके हैं, ना भी इससे प्रोग्राम हुए या नहीं हुए, वो बात की बात गई, वो समय गया, उसके आगे हम बढ़े। 7 वर्ष का 7 वर्ष के बाद फिर आगे 8 से 14 वो भी समय गया, और उसके बाद 14 यानी कि 15 से 21 ये वर्ष भी गया। अब हमारे पास केवल 4 वर्ष बचे हैं। अब तीनों स्थिति जो हमारे जो कार्यक्रम थे उनका हमें उपयोग करना है। इसी को ख्याल में रखते हुए हमने एक रूपरेखा यहाँ पर बनाई थी, उसको पुनः एक बार हम देख लेते हैं कि आने वाले 4 वर्षों में हमें क्या करना है। तो हमने कहा कि स्नातक 2019-2020 में प्रथम वर्ष, स्नातक 2020 से 2021 में द्वितीय वर्ष, स्नातक 2021 से 2022 तृतीय वर्ष। ये हमने स्नातक की बात की। इसी प्रकार से स्नातकोत्तर 2022 से 2023, स्नातकोत्तर 2023 से 2024 ये रहेगा, अर्थात 30 जून 2024 में क्या होगा, स्नातकोत्तर हो जाएगा। और हमने कहा कि हमारे पास समय कितना है। हमने कहा 110 दिन 9 हमने बात करी। 110 दिन यानी कि सितंबर से अगर हम जोड़ें, 13 सितंबर से अगर हम समयावधि को जोड़ें और 31 दिसंबर 2024 तक अगर समय को हम जोड़ें, तो समय की गणना करें तो दिन आते हैं 1571 दिन। 1571 दिन में 9वां दिन आज चल रहा है, 110 दिन 8 ये दिन समय हमारे पास जा चुके हैं, यानी कि 118 दिन हमारे पास जा चुके हैं। 19वां चल रहा है, 119वां दिन चल रहा है, और शेष हमारे पास कितने हैं, 1571 दिन। तो 1571 में से अगर हम 118 को अगर ऋण कर देंगे तो उतना हमारे पास शेष बचता है। तो ये 1571 दिन का हम प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं, एक ट्रेनिंग की हम बात कर रहे हैं, एक कोर्स की हम बात कर रहे हैं। तो आप हमारे पास जो समय गया वो गया, लेकिन हमारे आने वाले जो 4 वर्ष हैं उसकी रूपरेखा की हम बात कर रहे हैं। तो हमने कहा कि इसमें 2 सत्रों में हम काम करेंगे। एक वर्ष में हमने कहा हमारे पास 4 वर्ष हैं, 4 वर्ष में एक वर्ष में 12 को 48 हमारे पास महीने मिलते हैं, 208 हमें सप्ताह मिलते हैं। 208 सप्ताह 48 महीने हमको मिलते हैं, और एक वर्ष को हमने 2 खंड उसके करे हैं, 2 सत्र उसको करे हैं। तो पहले सत्र जो हमारा जनवरी से लेकर के हमारे जो जून तक जो महीना रहेगा, यानी कि 6 महीने, प्रथम जो 6 महीने हैं, इसमें हम उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय UOU संक्षिप्त में से कहें आंग्ल भाषा में का स्नातक पाठ्यक्रम पर हम बात कर लेंगे। स्नातक द्वितीय वर्ष की हम बात करेंगे। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रम को हम, इसका जो स्नातक जो तृतीय वर्ष है उसकी हम बात कर लेंगे। इसके बाद प्रथम 6 महीने में, द्वितीय 6 महीने में, तृतीय 6 महीने में, चौथे 6 महीने में, और तृतीय जो 6 महीने आएंगे इनकी जनवरी से लेकर के जून तक। अब ये पहला जो हम स्नातक प्रथम कह रहे हैं 2021 हो गया, स्नातक द्वितीय जो हम कह रहे हैं वो 2021 हो गया, स्नातक तृतीय कह रहे हैं वो 2022 हो जाएगा, स्नातकोत्तर प्रथम कह रहे हैं 2023, स्नातकोत्तर द्वितीय जो होगा वो 24 होगा। तो 24 की जो हमारा 24 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून जो 6 महीने हैं वो 2021 से 2024 के बीच हम जो बात कर रहे हैं, जो प्रथम जो 6 महीने आएंगे वो 4 वर्ष में, 2021 में, 2022 में, 2023 में, 2024 में जो प्रथम 6 महीने आएंगे उसमें हम उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रम पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन शेष 2021 के 6 महीने शेष और रह जाएंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम बात करेंगे, और उसको जो हमने सत्र का विभाग करा है उसका नाम हमने दिया कि इसका भाग जो प्रथम जो 6 महीने हमारे होते हैं उसको हम कहते हैं पाठ्यक्रम, हम कहते हैं सिलेबस, हम किसे कहते हैं, जो कि उत्तराखंड की संस्था के द्वारा निर्धारित होता है। और इसको हम पाठ्यचर्या कहते हैं, जो व्यक्ति जो विद्यार्थी को खुद निर्णय करना होता है, खुद चुनना होता है कि उसे क्या पढ़ना है। कोई विश्वविद्यालय इसको निर्धारित नहीं कर सकता है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वधर्म में खुद अपना मार्ग चुनना पड़ता है। किसी के मार्ग पे बनाए मार्ग पे चलने पर कोई सृजन नहीं होता है, खुद बनाना पड़ता है, उसको मार्ग खुद चुनना पड़ता है, इसलिए पाठ्यचर्या उसका ही नाम है। तो पाठ्यचर्या हमने कहा इसमें 6 महीने जो शेष रहेंगे, जो 6 महीने होंगे जुलाई से दिसंबर तक, 2021 का, 2022 का, 2023 का, 2024 का जो 6 महीने होंगे उसमें हम बात करेंगे संगणक की, थोड़ा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की हम बात कर लेंगे, कुछ आंग्ल भाषा का थोड़ा जो उसको
आंग्ल भाषा की जो भाषा है, लैंग्वेज, उसको भी हम बात कर लेंगे। कुछ जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान जो एक व्यक्ति को आना चाहिए, उस पर हम बात कर लेंगे। ये हम स्नातक द्वितीय वर्ष जो भी वर्तमान जो पाठ्यक्रम चल रहा है, यानी कि जैसे ये 2021 का, जैसे ये जून महीना पूर्ण होगा, 30 जून 2021 जैसे पूर्ण हो जाएगा, जैसे ही 1 जुलाई 2021 प्रारंभ हो जाएगा, हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आने वाला जो संगणक है उसके बारे में बात करना प्रारंभ कर देंगे, और साथ ही साथ आंग्ल भाषा, साथ ही साथ सामान्य ज्ञान पर भी चर्चा करेंगे। तो प्रथम इस वर्ष जो है 2021 का जो 6 महीने हमारे पास, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 6 महीने में हमें इन तीनों पर बात कर लेनी है। उसके बाद फिर 2022 में के 6 महीने जो होंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे 2023 के 2024 के जो 6 महीने होंगे, इसमें हम क्रम से नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय योग्य परीक्षण, एक जो है जो परीक्षा जो होता है उसकी हमें तैयारी करना प्रारंभ हम कर देंगे। उसके हमने 3 भाग हमने करे हैं, इसलिए इसको हमने नेट 1 कहा, नेट 2 कहा, नेट 3 कहा। इनके 3 भाग, यानी कि भाग 1, भाग 2, भाग 3 हमने कहा। तो भाग 1 में हम जो उसका जो पहला पेपर जो होता है, उसके लिए हमारे 2 स्थिति हमारे पास होती है। एक स्थिति हमारे पास यह है कि जो वर्तमान में जो हमारा जो स्नातक जो हमारा जो नेट जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, वो वर्तमान में जो सामान्य ज्ञान परीक्षा जो होती है, एक वो है, एक नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो आने वाली बात है, उसके हिसाब से 2 प्रश्न हम दोनों में को ध्यान में रखना होगा। अब नया क्या है? नया ये है कि क्योंकि सभी व्यक्ति क्या हैं, एक ही समाज में, एक ही पृथ्वी में रहते हैं, सामाजिक रहते हैं, तो सभी को ज्ञान भी, सामान्य ज्ञान भी सामान्य सभी को आना चाहिए। तो इसलिए हमने इसी चीज को ध्यान रखते हैं कि जो इसमें नेट का जो पहला प्रश्न पत्र होता है, या किसी भी संस्था का जो सामान्य ज्ञान जो होगा, जो प्रश्न पहला पेपर होगा, वह एक ही एजेंसी कराएगी, एक ही संस्था के द्वारा कराया जाएगा, और एक ही तरह के प्रश्न होंगे और एक ही तरह का सामान्य ज्ञान होगा, उसमें कोई अलग अलग। जबकि ओल्ड में जो भी वर्तमान में चल रहा है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें कोई संस्था अगर तो कोई जो नेट की वाली जो परीक्षा जो एनटीए कराएगा, तो वो खुद निर्धारण करता है कि इसके लिए जो उसका जो पहला प्रश्न पत्र है उसको क्या चुनना, किस तरह से प्रश्न पूछने, ये वो निर्धारण करता है, वो निर्धारण करता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आने वाली जो नई जो व्यवस्था होगी, नई शिक्षा नीति होगी, उसमें क्या होगा कि जो पहला प्रश्न पत्र होगा उस पर एक ही पूरे राष्ट्र की एक ही एजेंसी होगी, वो चाहे वकील वाले क्षेत्र में जाने वाला हो, चाहे चिकित्सा के मेडिकल क्षेत्र में जाने वाला हो, चाहे वो इंजीनियर के क्षेत्र में जाने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में जाने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी के जगत में जाने वाला हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में जाने वाला व्यक्ति हो, लेकिन उसके लिए सामान्य ज्ञान एक ही होगा। सामान्य ज्ञान का मतलब भी तो यही होता है, सामान्य एक जनरल है कि हमें नॉलेज हमें होना चाहिए, जानकारी हमें इन्फॉर्मेशन में होनी चाहिए, सूचना हमें पता होनी चाहिए, खबर हमें होनी चाहिए, समाचार हमें होना चाहिए। इसलिए वो एक ही एजेंसी कराएगी, एक ही एजेंसी, एक ही संस्था कराएगी, जो सभी के लिए, सभी विभाग में अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग फील्ड है, उसके लिए एक ही कराएगी। तो ये न्यू है और ये ओल्ड में दोनों को हमें देखना है। अब वो नया शिक्षा नीति अगर लागू हो जाए तो ठीक, अगर लागू नहीं हो पाई तो उस समय तक, तो हमें इसलिए दोनों बात को ध्यान रखते हुए हमें क्या करना है, जो 2022 का जो प्रथम 2022 का जो 6 महीने, जुलाई से लेकर के जो दिसंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो 6 महीने होंगे, उसमें पहले प्रश्न पत्र की हम तैयारी कर लेंगे। वो चाहे उस ओल्ड वाले जो है उसको भी हम बात कर लेंगे, और जो न्यू है उसको भी हम देख लेंगे। उसके बाद फिर 2023 का जो 6 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो 6 महीने हैं, इसमें हम बात कर लेंगे जो हमारा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, राष्ट्रीय के लिए योग्य पात्रता जो परीक्षण, जो पेपर, एक परीक्षा जो इम्तिहान होता है, उसका जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है, जो वर्तमान में इसको हम, जिसका जो श्रेणी है, जो कोड जो है, वो 73 नंबर में आता है। ट्रेडिशनल कोर्स को कहते हैं, पारंपरिक विषय इसको कहते हैं। उसके अंदर हमें 10 खंडों में इसको समझना होता है। वेद होते हैं, शास्त्र होता है, व्याकरण होता है, ज्योतिष भी इसके अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से 10 खंड में इसको रखा गया है। इसलिए इसका नाम पारंपरिक विषय रखा है, उस विषय का नाम पारंपरिक विषय रखा, ट्रेडिशनल कोर्स उसको रखा है। वो 73वें नंबर में आता है। तो उसकी तैयारी हमें क्या करनी है, 2023 के 6 महीने में हमें करनी है। 2024 के ठीक 6 महीने में हमें दोनों को एक साथ हमें लेना है। वो प्रश्न पत्र जो होगा, वो प्रश्न पत्र में जो पेपर 1 कह रहे हैं, पेपर 1 में ओल्ड और न्यू दोनों को हमें ध्यान रखते हुए हमें करना है। और प्लस साथ ही साथ दूसरा प्रश्न पत्र जो है उसको भी हमें तैयारी करनी है। इस तरह से 2024 में हम क्या कर लेंगे, 6 महीने जो हमारा होंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 6 महीनों में हम
पेपर जो राष्ट्रीय योग्य जांच परीक्षा जो है उसके 2 प्रश्न पत्र की हमें तैयारी करनी है, ये हमें ख्याल रही। तो इस तरह से हमें चलना है और जॉब विल बी डन 2025। फिर 2025 आएगा, वो सुनहरा अवसर होगा, उसमें सुनहरे अवसर एक अच्छे महोत्सव और जीवन हम जिएंगे। ये इसी चीज को हमें ध्यान रखते हुए रूपरेखा हमें बनानी है, आगे हमें कैसे आगे बढ़ना है, हमें उसकी प्लानिंग योजना हमें बनानी होती है। योजनाबद्ध तरीके से हमें एक रणनीति से हमें काम करना होता है। हमें खुद हमें मैप अपना रोड, हमें अपना पथ हमें चुनना होता है कि हमें कैसे बढ़ना है आगे, कैसे अपने आप को हम चेंज करना है, कैसे आपको विकसित करना है, कैसे आपको विकास को प्राप्त करना है, कैसे अपने आपको रूपांतरण करना है, ये हमें करना होगा, किसी अन्य को नहीं। जिस व्यक्ति को अगर विकास को उपलब्ध करना है तो निरंतर उसको चिंतन करना पड़ेगा। और चिंतन कब करेगा? जब उसके लिए पहले वो नाभि स्थित है। एकदम शुरू से चिंतन नहीं करना है, उसको थोड़ा हृदय पूर्ण भी होना है, उसको नाभि स्थित भी होना है, उसका केंद्र का भी ख्याल रखना है। किसी व्यक्ति से कहेंगे कि आत्मा कहाँ पर विराजमान होती है, वो शायद मस्तिष्क में कहे। कोई मस्तिष्क वाला जो है, कोई चिंतन करने वाला व्यक्ति है, वो कह रहे कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है आत्मा। जो केंद्र है वो मस्तिष्क में होता है। और कोई हृदय वाले से कहेंगे कोई नहीं, हृदय में होता है, जबकि वहां भी न हृदय में है न मस्तिष्क में है। आत्मा हमारा हमेशा केंद्र में, हमारे नाभि में होती है। इसका भी हमें ख्याल रहे। भजन कीर्तन का भी महत्व जीवन में है। तो एक व्यक्ति को क्या है, अपने जीवन को रसो वैसो बनाने के लिए, महोत्सव बनाने के लिए 3 तल पर काम करने होते हैं। जिसमें उसने चिंतन कर लिया तो कुछ समय उसको भी हृदय स्थित हो जाना है, उस काव्य को, संगीत का भी उसको मजा लेना है, आनंद लेना है, मस्त रहना है, और कुछ भजन कीर्तन, कुछ ध्यान में भी उसको जाना है। तो इन 3 गुणों का हमें क्या करना है, पूरा उपयोग हमें करना है। तो इस प्रकार से 4 वर्षीय क्या है, एक कोर्स हमने अपने स्वयं हमने किया है, इसको हमें इसी तरह से हमें करना है। 1571 दिन का हमें अवसर मिलेगा, दिवस हमको अहोरात्र मिलेंगे, दिन होंगे दिन। तो ये बात है। और दूसरी बात, हमारे 1-2 शब्द महत्वपूर्ण शब्द होता है। एक शब्द है योग, एक शब्द है संयोग। 2 शब्द महत्वपूर्ण। योग और संयोग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है, जैसे हमने कहा कि हमें जैसे भूख लगी है, भूख लगने के बाद अगर हम कहीं जा रहे हैं, कहीं पर रेस्टोरेंट, कोई भोजनालय हमें मिलता है और कोई अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन बन रहा है, पकवान बन रहा है, तो हमारे मुंह में लार का आना, तो ये योग है। लेकिन अगर इसी को हम अगर जब भोजन हो रहा है, खाना बन रहा है, उसी समय अगर हम घंटी का भी एक उसके साथ संयोग जोड़ दें, उसके साथ अगर घंटी बजाना प्रारंभ करें, निरंतर प्रतिक्रिया करते रहें, एक समय में क्या करें कि भोजन को नहीं बनाएं, ठीक समय में घंटी को बजाएं, तो भी हमारे क्या है, लार का टपकना हो जाता है। तो इसको हम कहेंगे संयोग। ये संयोग की बात है। इस क्रम को ध्यान में रखते हुए धर्म और स्वधर्म को भी हमें समझना होता है। धर्म क्या है और स्वधर्म क्या है? हमने कहा धर्म है मन का स्वास्थ्य है, और अधर्म मन का रुग्णता है। इनकी जो हमारा मन स्वास्थ्य, जब मन को स्वस्थ जब हो जाता है, उसी को हम धर्म कहते हैं। हम कोई भी काम करना होता है, निर्णय हम कर पाते हैं, ठीक है ये मेरे लिए उचित काम, ये मेरा अनुचित है, इसका हम निर्णय कर लेते हैं, तो इसका मतलब हमारा मन क्या है, स्वस्थ है, मन रुग्ण नहीं है, ये हम कहते हैं। लेकिन जब हम निर्णय नहीं कर पाते हमारे लिए क्या, कौन सा उचित है काम, कौन सा अनुचित काम है, तो हमारा मन क्या है, रुग्ण। तो इसी को हम कहेंगे अधर्म, इसी को हम कहते हैं अधर्म। ये मन की रुग्णता का नाम अधर्म है। और धर्म और स्वधर्म क्या है? धर्म से भी ज्यादा बड़ा क्या है, स्वधर्म है। ख्याल रहे, स्वधर्म जो है धर्म से भी बड़ा है। अब हमें अच्छा है बुरा ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन स्वधर्म जो है वो अच्छा, ना ही अच्छा और नहीं बुरा, वो अच्छे पर जोर नहीं देना, नहीं बुरे पर जोर देना। अर्थात कहें कि स्वधर्म क्या है, प्रकृति के सदोगुण तल पर होता है, जहां पर ना कुछ अच्छा ही होता है ना कुछ बुराई जैसा ही होता है, क्योंकि वहां पर हमें खुद अपना करना होता है। खुद हमें मतलब ऐसा काम हो जहां पर हमें जो धर्म जैसा, मतलब सोच की माता पिता की सेवा करनी है, लेकिन ये एक धर्म है, माता पिता की सेवा करना एक धर्म है, लेकिन स्वधर्म उससे भी बड़ा होता है। स्वधर्म उससे भी बड़ा होता है। स्वधर्म मतलब होता है कि आपने यहाँ जन्म लेने का आपका उद्देश्य क्या है, ध्येय क्या है, आपका विजन क्या है, वो काम के लिए आपको पहला काम आपका वो है, वो स्वधर्म है। और धर्म भी है तो धर्म उसके बाद आता है। तो धर्म का स्वधर्म, ये हमें ख्याल रहे। और धर्म एक हम परधर्म भी होता है। परधर्म मतलब दूसरे का जो धर्म है, और धर्म व्यक्तिगत चीज है, ये भी हम ख्याल रहे। धर्म क्या है, व्यक्तिगत चीज होती है, व्यक्ति का अलग, प्रत्येक व्यक्ति का भिन्न भिन्न होता है धर्म, ये भी ख्याल रहे। तो प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भिन्न भिन्न होता है।
तो इसी प्रकार से हमने कहा, जो हम कह रहे हैं कि हम अपना जो हमारा 25 वर्ष हमारा जीवन अपने आप को हमें देना है, तो प्रथम जो समय जो हमारा होता है वो स्वधर्म का होता है, और कहीं कि जो गृहस्थ जीवन होता है वो धर्म होता है। अगर इसको समझें कि जो हमारा जो पहला जो प्रथम जीवन का जो पहला खंड है वो धर्म के लिए, अपने आप को जानने के लिए हमें समय होता है। वो अगर वो समय को हम दूसरों के कुछ समय दे रहे हैं तो वो हम क्या कर रहे हैं, वो हमारे लिए वो परधर्म हम कर रहे हैं, धर्म तो नहीं कर रहे हैं, पर धर्म मतलब क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी समय ये क्या है, अपने आप को जानने के लिए समय है। प्रथम जो जीवन जो खंड हम कर रहे हैं, 4 खंड क्यों कर रहे हैं, आश्रम क्यों बना है, उसकी वैज्ञानिकता क्या है कि पहले अपने आप को समझना है। तो अगर उस समय में हम दूसरों को समझने का प्रयास कर रहे हैं तो ये क्या है, परधर्म है। लेकिन स्वधर्म में क्या होता है कि अपने आप को समझना, और जैसे ही हमारा स्कूल में ब्रह्मचर्य हमने कहा, जैसे हम गृहस्थ आश्रम प्रयोग करते फिर धर्म हो जाता है, फिर माता पिता की सेवा करना इत्यादि कोई भी काम है, रिश्तेदारों से नाता इत्यादि लोगों से मुलाकात करना, उनसे ऊपर से लेना, वो धर्म है। तो अपने जीवन को हमें से विभाजित करना है कि इस खंड में केवल मेरे को अपने आप को समय देना है, इस खंड में केवल मेरे को यही समय देना है, यहाँ देना, इसका विभाजन करना अनिवार्य होता है। ये तो समय निरंतर गति करता रहता है। तो चिंतन हमें करना है कि वाकई में ये 4 विभाजन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, कहने से कोई हो नहीं जाता। कहते हैं कि आपको अपनी स्पष्टता देने में, अपने आप को स्पष्ट करने के लिए आप अपना समय व्यतीत न करें। व्यक्ति वही सुनना चाहता है, वही देखना चाहता है जो वो देखना चाहता है। आपके स्पष्ट करने से आप उतना समय अगर व्यतीत करेंगे तो उससे कुछ हल होने वाला नहीं है। तो खुद करें, मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जीवन के 4 खंड हैं। तो स्वधर्म और परधर्म हमने कहा, और धर्म क्या है, मन की स्वास्थ्य, मन का स्वास्थ्य का नाम है। ये हमने समझा। ये सूचना हमें ख्याल रखनी है कि आगे आने वाले समय में हमें क्या करना है। 4 वर्षों में कि हमारे पास 1571 दिन हमारे पास बचे हैं, हमारा समय है। उस समय में हमें क्या करना है, और अंतिम समय हमारा 4 समय हमारा क्या है, जीवन का प्रथम खंड पूर्ण होने का अंतिम चरण में हम हैं। जीवन के जो हमने 4 खंड करा, 4 खंड का जो पहला खंड है उसके भी हमने 4 खंड करे थे कि 7 7 7 और 4। 7 वर्ष नाभि स्थित, 7 वर्ष हृदय स्थित, काव्य का जन्म, और फिर 7 वर्ष विज्ञान का जन्म। उसके बाद 4 वर्ष का एक क्या है, एक खंड और है। 3 वायु को हमें करना, प्रशिक्षण हमें ट्रेनिंग का हमने समय कहा। तो जो जीवन का जो 4 खंड हम कह रहे हैं, उसका जो पहला खंड है उसके भी 4 खंड। तो अंतिम चरण में हम पहुंचे, अंतिम खंड में हम पहुंचे, अंतिम हिस्से में, अंतिम स्कंद में हम पहुंचे हैं। और इसी तरह 4 समय का हमारा 4 साल का हमारा अवसर है, अर्थात 1571 में कुछ चौथे हैं कि ये स्वधर्म है। फिर आगे धर्म में हमें प्रवेश करना, धर्म भी करना है। और संयोग और योग का मतलब भी ये होता है। और योग जो हम आमतौर पर जो भाषा कहते हैं, वो योग और वहाँ काफी अंतर है। अब देखो ना, कोई व्यक्ति शब्द किसी ने सुन लिया, उसी को ले रहा है। मतलब कोई शब्द, योग शब्द कोई बोलता है तो उसमें व्यक्ति की दृष्टि का, व्यक्ति के स्तर का भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि वो योग के लिए उसका स्तर कितना है, वो योग को किसी उसका स्तर क्या है, वो देखना अनिवार्य होता है। नहीं तो योग हम आम में कहते हैं व्यायाम कर चाहिए, ये योग होता है, ठीक नहीं। योग बहुत महत्वपूर्ण योग है। जैसे हम प्रेम कहते हैं, अब प्रेम सभी ने सुना, ठीक है, हाँ यार ऐसा करता तो, अगर ऐसा करता तो इसे प्रेम कहते हैं। जबकि प्रेम के भी 3 हिस्से होते हैं, प्रेम में गिरना, प्रेम में होना, प्रेम हो जाना, प्रेम में होना, प्रेम होना। 3 स्तर है, प्रेम में गिरना, फॉलोइंग लव, प्रेम में होना, और प्रेम ही हो जाना, प्रेम ही होना, प्रेम होना। प्रेम में होना भी नहीं होता, प्रेम होना। तो ये क्या है, ये 3 स्तर यहां पर होते हैं। और जो हम प्रेम में गिरना जो कहते हैं, फॉलोइंग लव कहते हैं, ये 99 व्यक्ति इसमें होते हैं। कोई एक बिरला व्यक्ति जो होता है वो प्रेम में होता है, और कोई एक व्यक्ति बिरला, कोई करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है कि प्रेम ही हो जाता है। तो बुद्धत्व जो व्यक्ति जो प्राप्त करता है वो प्रेम में होता है, प्रेम ही हो जाता है। तो ये 2 चरण बाद की बात है। लेकिन हम प्रेम में गिरना ही हम समझते क्या है, प्रेम में होना समझ लेते हैं। तो प्रेम भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रेम शब्द जो हम कहते हैं, इसको भी हमें, इसकी भी जो व्यक्ति कोई बोलता है तो उसका पहले दृष्टि का हमें अवलोकन करना चाहिए। उसकी दृष्टि, उसकी मनस दृष्टि कितनी है, उसका मन का स्तर कितना है। प्रेम तो कह रहा है, वो प्रेम किसको कह रहा है, उसके देखने की नजरिया क्या है, वो किस नजर को कर रहा है, उसका क्या अनुभूति, उन्हें किस स्तर की अनुभूति उसने की है, किस अनुभूति को वो प्रेम कह रहा है। ये तो प्रेम के स्तर अलग अलग होते हैं। वो व्यक्ति के मनस तल पर हमें ख्याल रखता है कि उसकी कौन सी मन की स्थिति रही है और इस स्तर पर उसने क्या अनुभव किया।
तो दोनों के स्तर में काफी अंतर होता है, लेकिन शब्द तो एक ही है प्रेम। अब क्या वो भी प्रेम रहा है, क्या ये भी रहा है, लेकिन दोनों का स्तर, इस स्तर पर पहुंचा तो उसने जो अनुभूति प्राप्त की, और इस स्तर पर पहुंचा तो उस व्यक्ति ने इस अनुभूति प्राप्त की, लेकिन दोनों का प्रेम किया भाई मैंने, लेकिन उनके स्तर में अंतर है, तो उसके अंतर में स्तर होने का उनका अर्थ है भी, उनका जो अनुभूति जो अनुभव उसमें अंतर होगा। तो शब्द तो एक ही है, लेकिन उनके स्तर में भिन्नता है। तो इसलिए हमें यह भी ख्याल रखना है इसका पहले व्यक्ति का स्तर क्या है। और जन्म कुंडली, हम ज्योतिष की बात करते हैं, ज्योतिष में यही होता है कि हम उसके नक्षत्र में देख करके इसका स्तर क्या है, इसका हम उसका परीक्षण उसे कर लेते हैं। अच्छा, इसका स्तर ये है, इसका स्तर योग है, तो इसका मतलब हाँ यार व्यक्ति क्या है, वाकई में इस बात को समझता है। तो यही जन्म कुंडली देखने का मतलब ये होता है कि हम उसका दर्पण में जैसे हम अपना चेहरा देखते हैं, ऐसे जन्म कुंडली से उसका हम चेहरा देख लेते हैं। अच्छा ठीक, इसका स्तर ये है, इसका स्तर ये है, तो इसमें मतलब इसने व्यक्ति ने वाकई में प्रेम की उपलब्धि इसने कर रखी है, अचीवमेंट इसने कर रखी है। और जबकि ये भी ख्याल रहे, जब दो व्यक्ति प्रेम करते हैं तो दोनों प्रेम करने के बाद एक साथ कभी नहीं रहते हैं, ये भी ख्याल रहे, एक साथ कभी नहीं रहेंगे। अब जो व्यक्ति प्रेम में गिरना जिसका होता है, वो सोचता है कि जल्दी से हम विवाह कर लें, जल्दी से हम ब्याह कर लें, ये होता है पहले स्तर में। जो प्रेम में गिरेगा वो सोचता है कि नहीं दूसरे से प्रेम न हो जाए, जल्दी से जल्दी इनको क्या हो जाए, ब्याह हो जाए, विवाह हो जाए, ये चाहेगा जो प्रेम में गिरा हुआ होगा, जिसका प्रेम में गिरने का जो स्तर होगा, वो चाहेगा मैं जल्दी से क्या हो जाऊं, ब्याह में बच जाऊं, ताकि दूसरे से प्रेम न कर ले। जबकि प्रेम में होना में क्या होता है, जो प्रेम में होगा वो दोनों व्यक्ति एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे, आसपास नहीं रहेंगे। दूसरा चरण। और तीसरा चरण में प्रेम ही हो जाना, प्रेम होना, इनकी पूरा सौंदर्य जो है, पेड़ वृक्ष नदी चिड़िया जानवर सभी से प्रेम होना, इनकी प्रेम ही हो जाना, प्रेम ही होना। अब इसमें किसमें प्रेम में होना भी, मैं भी, इसका इन भी यहाँ पर सवाल ही नहीं है, प्रेम ही होना। अब प्रेम ही हो गया है, वो तीसरा चरण होता है। वो कोई एक ही करोड़ों में एक आ पाता है, बिरला हो पाता है, वो तीसरा है। उस और जो हम कह रहे हैं कि जो प्रेम में है वो भी 1% व्यक्ति होता है, और 99% व्यक्ति क्या होते हैं, प्रेम में ही, फॉलोइंग इन लव होते हैं, प्रेम में गिरे हुए होते हैं। लेकिन वास्तव में जो प्रेम की जो अनुभूति उन्होंने की होगी, और जो प्रेम की अनुभूति करने का समय जो होता है वो 14 वर्ष तक होता है, क्योंकि हमने कहा कि 8 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक प्रेम का हमें काव्य का हमें जन्म हो जाना चाहिए, और इसी समय इसका जुड़ाव हो सकता है। तो जैसे समय आगे आगे बढ़ेगा तो प्रेम करना बड़ा दुरूप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद 14 वर्ष के बाद हमारा मस्तिष्क भी तैयार हो चुका है, और प्रेम के लिए हृदय की आवश्यकता होती है, प्रेम के लिए मस्तिष्क की आवश्यकता नहीं होती है। और 14 वर्ष में हमारा मस्तिष्क तैयार हो चुका है, तो प्रेम को भी हम मस्तिष्क से समझना सोचना प्रारंभ कर देंगे, तो ये ना समझी होगी। तो इसलिए कह रहे हैं जैसे ही 14 वर्ष हो जाएगा, आगे 15 वर्ष हो जाएगा, वैसे ही प्रेम की फिर प्रेम करने की जो हम बात कर रहे हैं वो उतना ही कम होगा, प्रेम करना हमारा उतना ही दुरूप हो जाएगा, दुष्टरूप हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। उतना प्रेम करना हमारे उतना कठिन हो जाएगा, क्योंकि उसका उचित समय क्या है, 14 वर्ष है वो समय, क्योंकि उसमें मस्तिष्क से भी पूरा उसका विकास नहीं हुआ है, उसको भी मस्तिष्क जो हमारी पूरा डेवलप पूरा विकसित नहीं हुआ है, तो वहां से मस्तिष्क नहीं सोचेंगे। लेकिन जैसे 14 वर्ष हमारे हो जाएंगे तो फिर मस्तिष्क सोचना प्रारंभ कर देंगे, और जबकि प्रेम को मस्तिष्क से नहीं, वहां पर मस्तिष्क की अनुपस्थिति में जो अनुभूति होती है उसका नाम है प्रेम, उसका नाम है लव। तो ये चीज हमें ख्याल रखनी, जो कुछ इस तरह जो समय होता है उस समय से फिर हम आगे बढ़ गए तो फिर वो प्राप्त हमें नहीं हो सकती है, ये हमें ख्याल रहना चाहिए। तो कुछ चीज हमें अनुभूति, कुछ चीजों का हमें ख्याल रहे, और इन छोटी छोटी बातों को हम ख्याल रखेंगे तो ही जीवन आनंदित महोत्सव हो पाता है। अगर ख्याल नहीं करेंगे तो फिर आनंदित महोत्सव एक शब्द हो जाएगा, एक शब्द ही रहेगा। हाँ, केवल एक शब्द होता है, आनंद एक शब्द होता है बस। जबकि आनंद उत्सव महोत्सव जो हम कह रहे हैं वो फिर हो नहीं पाएगा जीवन में। तो रोजा शब्द है, ठीक है, शब्द से परिचित, हाँ ठीक है भाई, आनंद होता है शब्द, हाँ। लेकिन आनंद जो जीवन जब जीने का जो ढंग का जो हम नाम उसको हम जो आनंद शब्द के रूप में जो कह रहे हैं वो नहीं हो पाता है। जीवन में रस की जो बात करते हैं वो नहीं हो पाता है। आइए, ये हमारे कुछ सूचनाओं को हमें ख्याल हमें रखना था, जानकारी हमने दी। पाठशाला के दूसरे भाग में आइए प्रवेश करें। ज्योतिष के नवम दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी के स्नातक द्वितीय वर्ष में हम प्रवेश किए हुए हैं। जेवाई
201 जातक शास्त्र और फलादेश के सिद्धांत को हम समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम तीसरे खंड में प्रवेश किए हैं। ज्योतिष के 3 हिस्से होते हैं, सिद्धांत तंत्र पहला हिस्सा, दूसरा संहिता, तीसरा हिस्सा होता है फलित ज्योतिष के अंतर्गत आने वाला होरा या जातक शास्त्र होता है, उसको समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर शास्त्र का है, जातक शास्त्र मतलब जातक विज्ञान, शास्त्र मतलब होता है विज्ञान। अब शास्त्र हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस समय जब जिस सभ्यता ने जन्म दिया था उसमें विज्ञान नहीं हुआ करता था, शास्त्र हुआ करता था। लेकिन जो काम शास्त्र का है वही काम विज्ञान का होता है। थोड़ा सभ्यता में संस्कृति में थोड़ा अंतर होता है, ये हमें ख्याल रहे। वही शब्द में हमें लग रहा है कि शास्त्र और विज्ञान में अंतर है, वो थोड़ा हमें अंतर यही होता है, लेकिन थोड़ा संस्कृति और सभ्यता में अंतर है। उसका जो समय अवधि है उसमें अंतर है, लेकिन जो काम शास्त्र का होता है वही काम विज्ञान का। जो अभी काम विज्ञान कर रहा है वही उसमें शास्त्र करता था, ये हमें ख्याल रहे। और थोड़ा ये चीज है कि उसमें थोड़ा हमारे पास संसाधन उतने उपकरण नहीं थे उस समय, लेकिन हमारे पास संसाधन उपकरण हमारे पास है। हमारे पास उपकरण है जिसको हम और उसको वैज्ञानिकता जो प्रकृति का जो रहस्य है उसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं, अन्य व्यक्ति को और अच्छे से समझा सकते हैं। लेकिन उस समय हमारे कोई साधन ऐसे उपकरण नहीं थे जिसको हम व्यक्ति अपने ध्यान में होकर के हम उसको अनुभूति हम कर लेते थे, अनुभव उसको कर लेते थे, समझ को हम प्राप्त कर लेते थे। लेकिन अब उसी चीज को हम उपकरण के माध्यम से, जो व्यक्ति योग के मार्ग से नहीं जा पा रहा है वो व्यक्ति इन साधन के माध्यम से भी जा सकता है। विज्ञान में साधन हमारे पास उपलब्ध है, तो ये समय का अंतर है। जातक शास्त्र अर्थात ज्योतिष के तीसरे हिस्से की हम बात कर रहे हैं, स्नातक द्वितीय वर्ष की हम बात कर रहे हैं। उसके खंड तीसरे में हम प्रवेश किए हैं। खंड तीसरे का नाम है फलादेश का निर्णय। हमें कैसे फलादेश, कैसे भविष्य के बारे में दर्शन कराना होता है मित्र जातक को, जो व्यक्ति है उसको कैसे हम उसके भविष्य का दर्शन कराएं, उसका कैसे हमें निर्णय लेना है, कैसे हमें डिसीजन लेना है, इसके बारे में हमने समझने का प्रयास हमने किया, इस खंड में कर रहे हैं। और अंतिम आज इकाई जो है, अंतिम इकाई को हम लेने का प्रयास यहां पर करेंगे। अंतिम इकाई जो है वो है 5वीं इकाई। 5वीं इकाई में हमें ये बात समझनी है, 5वीं इकाई यहां पर है पांचवी का नाम है दृष्टिफल। पांचवी इकाई का नाम है दृष्टिफल। कल की इकाई में तीसरी और चौथी इकाई में, तीसरी इकाई का नाम भावेश फल था, चौथी इकाई का नाम द्विग्वादी योगफल हम देख रहे थे कल की पाठशाला में। आज की पाठशाला में हम तृतीय खंड फलादेश निर्णय के अंतर्गत जो 5वीं इकाई है, 5वीं इकाई का नाम है दृष्टिफल, जिसके अंतर्गत पहली चरण में हम प्रस्तावना, दूसरे चरण में उद्देश्य, तीसरे चरण में दृष्टि का फल क्या होता है इसको हम देखेंगे। इसके अंतर्गत अब दृष्टि है, किसकी दृष्टि देखेंगे? दृष्टि फल के लिए हमें 12 राशियों का देखना होता है, इसलिए 12 इसके भाग हो जाएंगे। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 12 भाग इसके हो जाएंगे। इसके बाद चौथे चरण में बोध प्रश्न होंगे, 2, 2, 4, 5 बोध प्रश्न होंगे, उसको हम लेने का प्रयास करेंगे, हल नहीं करेंगे, केवल प्रश्न लेंगे। उसके बाद 5वां चरण में सारांश, छठे चरण में पारंपरिक शब्दावली होंगी, इसके अंदर 13 बिंदु होंगे। 7वें चरण में 3 प्रश्न दिए होंगे और इसी तरह से 7 चरणों में क्या हो जाएगा, इकाई 5वीं जो है दृष्टिफल जो है वह पूर्ण हो जाएगा। तो हमें ये ख्याल रखना है, ये कल के हमने तीसरी इकाई को समझा था कि तीसरी इकाई में क्या समझना है। यहां पर हमने तीसरी और चौथी इकाई में जो था उसको हमने मिटा दिया है, 5वीं इकाई यहां पर हमने लिख दिया है। तो हमें असमंजस न हो, इसलिए यहां पर तीर का निशान बना रहे हैं कि जो 5वीं इकाई जो है वो 5वीं इकाई में ये हमें समझना है। ये वह जो है दृष्टिफल जो है ये 5वीं इकाई है, ना कि चौथी इकाई। ये हम समझ, चौथी इकाई को हमने यहाँ से मिटा दिया है, तीसरी इकाई तो हमने रखा है यहाँ पर, लेकिन चौथी इकाई को, क्योंकि यहाँ पर 5वीं इकाई को हमें लिखना है, क्या देखना है, उसका दर्शन करना है कि उसमें क्या दिया है, तो इसलिए हमें चौथी इकाई को हमें मिटाना पड़ा और यहाँ पर 5वीं इकाई हमें लिखना। 5वीं इकाई में जो हमें क्या कौन कौन से चरण है वो हमने देखने के लिए हमें यहाँ पर चौथी इकाई को मिटाना पड़ा, तब जाके 5वीं इकाई यहाँ पर लिखी है। तो ये हमें ख्याल रहे, चौथी इकाई नहीं 5वीं इकाई है, दृष्टिफल को हम समझ रहे हैं, तो ये हमें समझना है। आइए इसको पुस्तक के माध्यम से समझे। एक ही इकाई है आज की पाठशाला में, दृष्टिफल क्या होता है इसको हम देखें। इकाई की संरचना यहाँ पर दी गई है, प्रस्तावना, उद्देश्य, दृष्टिफल,
बोध प्रश्न सारांश, परिवेश शब्दावली, बोध प्रश्न के उत्तर है, संदर्भ ग्रंथ सूची, उससे संबंधी जो ग्रंथ है उसकी सूची यहाँ पर दी हुई है, सहायक पाठ्य सामग्री, निबंधात्मक प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहले प्रस्तावना में देखें। प्रस्तावना में कहते हैं कि ग्रहों की अपनी अपनी दृष्टि होती है, स्वदृष्टि अनुसार शुभ ग्रह शुभ और अशुभ फल वे देते हैं। दृष्टि फल से तात्पर्य ग्रह की दृष्टि फल से है। ग्रहों की दृष्टि से क्या फल होता है इसको समझने का हम प्रयास यहाँ पर करेंगे। उद्देश्य यहाँ पर दृष्टि क्या होती है, दृष्टिफल क्या होता है, समस्त ग्रहों के दृष्टिफल क्या लाभ होता है, कुंडली में दृष्टिफल की क्या उपयोगिता है, दृष्टिफल का क्या महत्व है। तो ये 5 यहाँ पर उद्देश्य दिए गए हैं। और उसका तीसरे चरण में दृष्टिफल, इसके अंदर हम 12 चरणों में इसको समझेंगे। पहले चरण में यहाँ पर 1 सूत्र 2 सूत्र के माध्यम से समझाया इसको, फिर यहाँ पर इसका रूपांतर अनुवाद यहाँ पर किया गया है, फिर 2 अन्य सूत्रों में फिर इसको समझाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है, फिर इसको यहाँ पर अनुवाद यहाँ पर किया गया है हिंदी में। इसी क्रम में पहला चरण आता है मेष राशि। अब इसमें आता है कि मेष राशि से चंद्रमा पर दृष्टिफल क्या होता है, मेष राशि गत चंद्रमा पर दृष्टि क्या होता है, इसको 2 सूत्रों के माध्यम से समझाया है। फिर इसी क्रम में मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियां होती हैं। इन 12 राशियों को समझाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है, इनकी दृष्टि के बारे में। यहाँ पर ये 12 की दृष्टि क्या है, पूर्ण हो जाती है। फिर बहुत प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। पहला प्रश्न पूछा है, जन्मांग में यदि ग्रह पाप ग्रहों की से दृष्टि हो तो क्या हो। जन्मांग में यदि ग्रह पाप ग्रहों से दृष्टि हो, और पाप जो ग्रह है, हमने कहा कि एक पाप ग्रह होते हैं, मतलब उनका स्वभाव क्रूर जैसा होता है, उनका स्वभाव तीखा कड़वा जैसा होता है, इसलिए उसको पाप हम कह रहे हैं। तो उनके जन्मांग में यदि ग्रह पाप ग्रह की अगर दृष्टि हो तो वो क्या होता है, उसका क्या परिणाम, उसका फल क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा। जातक दुष्ट होगा, जातक बुद्धिमान होगा, जातक भाग्यशाली होगा, कोई नहीं होगा। जातक का स्वभाव भी वैसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम संयुक्त हैं, हम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, चाहे इसका कोई ख्याल हो या न हो। अगर कोई समाज में कोई कार्यक्रम होता है तो उससे हम एक दूसरे को प्रभावित, उससे प्रभाव पड़ता है। ये प्रभाव अगर हम देखें तो यहाँ नक्षत्र में जो उसका स्वभाव है, वो स्वभाव वैसा हमारा आचरण बन जाएगा। या हम वैसा स्वभाव को सुनेंगे तो वैसे ही समय में हम जन्म लेना चाहेंगे, कि उस समय अगर ऐसी स्थिति है तो उसी स्थिति में हम जन्म लेना चाहेंगे। तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो एक प्रश्न पूछा है कि अगर जातक पाप ग्रह दृष्टि से तो उसका जातक का क्या हो जाएगा, वो भी दुष्ट हो जाएगा, उसका स्वभाव भी वैसा हो जाएगा। यदि कुंडली के ग्रह में शुभ ग्रह यदि कुंडली के ग्रह में शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक का क्या होगा, तो व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो व्यक्ति वर्ष में सुंदर होगा, सुंदर धनवान होगा, कपटी होगा, या दरिद्र या आचरणहीन होगा, क्या होगा। अब सुदृष्टि है, शुभ ग्रहों से उसका प्रभाव क्या हो जाएगा, सुंदर धनवान या सुंदर हो जाएगा, सुंदर और धनवान हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए एक महत्वपूर्ण बात हमें ख्याल रखनी है। देखो ऊपर भी हमें कहा था, पहले प्रश्न में कहा था कि जन्मांग में यदि ग्रह पाप ग्रह से दृष्टि, अगर पाप ग्रहों की अगर दृष्टि अगर है जन्मांग में यदि, तो उसमें क्या होगा, उसमें जातक दुष्ट होगा, जातक बुद्धिमान होगा, जातक भाग्यशाली होगा, या कोई नहीं होगा। यहाँ पर पाप ग्रह की बात की थी, तो यहाँ पर देखो हम दो ही तल पर, हमें आमतौर पर हम 2 ही तल का हमें ख्याल होता है कि शुभ या अशुभ, हानि या लाभ, जय पराजय, यश अपयश, मान सम्मान, मान अपमान, यही 2 का हमें ख्याल होता है। तो इसी दो ख्याल से हम प्रश्न को हम समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर कहा कि पाप ग्रह से दृष्टि होती है, तो पाप ग्रह के लिए एक ही विकल्प यहाँ पर दिया गया है, जातक दुष्ट होता है, यानी कि क्या है, प्रकृति का एक गुण की, हमने की सही जो हम कह रहे हैं, भलाई की जो बात करते हैं, भलाई की नहीं करते, विपरीत की बात हो रही है। दुष्ट की बात है, दुष्ट मतलब बुराई की हम बात कर रहे हैं। जातक बुद्धिमान होता है, यानी कि अच्छाई की बात कर रहे हैं। जातक भाग्यशाली होगा अर्थात अच्छाई की बात कर रहे हैं। कोई नहीं, तीनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये बुद्धिमान और भाग्यशाली, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया वो नकारात्मक पूछा गया है कि पाप ग्रह है, तो प्रश्न भी हमें नकारात्मक, उसका उत्तर भी हमें क्या होना, जब प्रश्न नकारात्मक है तो उसका उत्तर भी हमें नकारात्मक ही देना पड़ेगा। तो इसका उत्तर होगा जातक दुष्ट होगा, उसका स्वभाव भी दुष्ट हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न में कहा है कि ग्रहों के
अगर शुभ ग्रह अगर उसकी दृष्टि अगर उस जातक पर है तो उसका प्रभाव कैसा होगा। अब यहाँ पर शुभ अर्थात मतलब अच्छाई की बात हो रही है, अर्थात सकारात्मक बात पूछी गई है, तो यहाँ पर उसका उत्तर भी क्या होगा, सकारात्मक होगा। और प्रश्न पूछने का तरीका देखो, 4 विकल्प दिए गए हैं, सुंदर और धनवान पूछा गया है, यानी कि ये क्या है, सकारात्मक है। और कपटी जो होता है वो क्या है, इसका नकारात्मक है। और प्रश्न सकारात्मक है तो उत्तर नकारात्मक नहीं हो सकता है, ख्याल रही। और प्रश्न अगर यहाँ पर नकारात्मक पूछा गया, सकारात्मक पूछा गया, तो दरिद्र भी क्या है, नकारात्मक है, तो उत्तर जो होगा नकारात्मक नहीं हो सकता है, ख्याल रही। तीसरा भी पूछा है, आचरण से हीन पूछा है, ये भी नकारात्मक उसका विकल्प दिया गया है। तो इतना सिद्ध हो चुका है कि जो कपटी हम जो दूसरा विकल्प हमको दिया गया है, तीसरा दरिद्र जो हमें विकल्प दिया गया है, चौथा जो आचरणहीन जो विकल्प दिया गया है, तीनों के तीनों विकल्प क्या हैं, नकारात्मक हैं। और प्रश्न जबकि सकारात्मक है तो सकारात्मक ही उसका उत्तर होना चाहिए। तो सुंदर धनवान क्या है, ये सकारात्मक है। तो ये विकल्प हमें अब 4 में से कोई एक विकल्प चुनना होता है हमें। आगे हमारे जब हमारे जो विकल्प के प्रश्न जब होते हैं तो वहां पर हमें कैसे प्रश्न पूछें, तो ये हमें ख्याल रखना होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला इनकी क हो जाएगा, सुंदर और धनवान होगा। और यहाँ पर क्या था, जातक दुष्ट होगा। यहाँ पर भी पहला था, यहाँ पर भी पहला ही है। तीसरा प्रश्न, वृषभ राशि का चंद्रमा यदि मंगल दृष्टि हो तो जातक कैसा होगा, दरिद्र होगा, धनवान होगा, सुंदर होगा, विद्वान होगा। अब जी यहाँ पर विकल्प, अब हम फंस गए यहाँ पर जी, अब असमंजस हो गया, क्योंकि यहाँ पर दरिद्र भी पूछा गया है, धनवान भी पूछा गया है, सुंदर भी पूछा गया है, विद्वान भी पूछा गया है। यानी कि यहाँ पर दरिद्र भी अर्थात नकारात्मक, धनवान, सुंदर और विद्वान। जी हाँ, यहाँ पर भी ठीक ही है, यहाँ पर भी विकल्प, यहाँ पर भी हमारा है कि वृषभ राशि से चंद्रमा यदि मंगल दृष्टि होता है तो ये दरिद्र होगा, धनवान या सुंदर, विद्वान। कौन सा विकल्प है, पहला। अच्छा देख लेते हैं पहला है कि पहला है नहीं है। इसका जो प्रश्न दिया है इसका पीछे उत्तर भी दिया गया है, देख लेते हैं कि इसका उत्तर क्या है। तीसरे का है गौ, सुंदर है। चंद्रमा वृषभ राशिगत चंद्रमा में यदि मंगल की दृष्टि हो तो जातक कैसा होता है, दरिद्र, धनवान, सुंदर या विद्वान। तो सुंदर होता है। इनकी क्या है, यहां पर हमें प्रश्न में कुछ ऐसा हमें पूछा नहीं गया था, प्रश्न में कुछ ऐसा नकारात्मक सकारात्मक पूछा नहीं गया था, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, सुंदर आ जाएगा। लेकिन ऊपर जो 2 प्रश्न पूछे गए थे उसमें नकारात्मक और सकारात्मक की बात की थी, तो वहां पर हमें समझना आसान हो गया था। अब यहाँ पर ऐसी स्थिति भी आएगी जहां पर हमें थोड़ा हमें बात को समझनी होगी। अब चौथा प्रश्न पूछा है, सिंह स्थित चंद्रमा पर यदि भौम की दृष्टि हो तो निम्न में जातक होता है, राजा होगा, आलसी होगा, गरीब होगा या धनवान होगा। इसी प्रकार से तो 5वां प्रश्न है, मीन राशि का चंद्रमा पर यदि शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो कृपण होगा, विद्वान होगा, सुंदर होगा या राजा होगा। इस तरह से प्रश्न को हमें देखना होता है, क्योंकि आगे इस तरह से ही विकल्प प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो ये हमने समझा कि 12 राशियों को हमने समझा, उसके क्या है, उसके दृष्टि का फल क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका अगर उसकी दृष्टि अगर ऐसी हो तो उसका फल क्या होता है, इसको समझा। तो इसको सारांश में समझें कि यहाँ पर हमने जाना कि जातक के जन्मांग में ग्रह यदि पाप ग्रहों की दृष्टि से होता है तो जातक दुष्ट रोग से ग्रसित हो जाता है। हमने कहा कि कोई भी व्यक्ति चाहे छोटा पौधा हो, चाहे हजारों दूर अनंत दूर में से चाहे खगोलीय पिंड हो, चाहे कितना विकराल पिंड जो हो, वो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, क्योंकि सभी क्या हैं, संयुक्त हैं, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अनजान नाथ से जो हमें परिचित, हम उससे हम परिचित नहीं है, लेकिन हम जुड़े हुए हैं, अनजान रास्तों से हम जुड़े हुए होते हैं, ये हमें ख्याल रही। इसका हमें चांद और पृथ्वी का हमें पता होता है, चांद के ही कि प्रभाव से ही पृथ्वी में ज्वार भाट आता है, पानी का ऊपर और नीचे जाना होता है। ऐसे ही हम यहाँ से समझें तो ऐसे ही हमें और भी छोटी छोटी चीजें में अगर ये ख्याल अगर हमें रहेगी, पृथ्वी पर चंद्रमा का क्या प्रभाव है, इतना प्रभाव होता है, अगर ये हमें ख्याल रहे तो फिर हमें चलेगा कि हाँ व्यक्तियों पर भी प्रभाव होता है, उसका स्वभाव अगर ऐसा है, तभी तो कहते हैं सत्संग, तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेकन होई। तो बिना सत्संग, तो सत्संग मतलब क्या है, सत्संग में रहेगा तो वहां से विवेक का जन्म होगा, वहां से उसके अंदर जो बीज जो पड़ा है, जो उसके अंदर जो सतोगुणी जो गुण है, वहां से उसको मिलेगा। अगर सत्संग ही नहीं करते तो कहां से मिलेगा। तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो इसलिए सत्संग में जाएंगे तो वहां से हमारा आचरण बदलेगा। अच्छे लोगों के साथ, बड़े सियाने लोगों के साथ
जो समझदार व्यक्ति है उनके साथ अगर हम बैठेंगे, सत्संग करेंगे, तो वहां से हमारा मन, हमारा परिवर्तन होगा, हमारा अपने स्वभाव से मुलाकात होगी, तो वहां से हमारा रूपांतरण हमारा होता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि एक दूसरे हम क्या है, संयुक्त होते हैं, प्रभावित करते हैं, ये हमने समझा। तो अगर कोई पाप ग्रह अगर है तो उससे क्या होगा, जातक भी क्या होगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर नकारात्मक है तो नकारात्मक ही पड़ेगा, अगर सकारात्मक है तो सकारात्मक पड़ेगा। अगर पाप ग्रहों से अगर दृष्टि है तो पाप जातक क्या हो जाएगा, जातक का भी परिणाम क्या होगा, दुष्ट रोग से ग्रसित हो जाएगा, अपने धर्म, अपने गुण, अपने धन और यश में से क्या हो जाएगा, वो हीन हो जाएगा। यदि पाप ग्रहों से युक्त हो तो दूसरों के धन में और दूसरों के स्त्री का लोलुप हो जाएगा, दूसरी स्त्री को पाना चाहेगा, क्रूर भाषी होगा, गुस्से वाला स्वभाव वाला, भाषा ऐसा बोलेगा, ऐसा विधि करने वाला भाषा बोलेगा, कपट आचारी वाला होगा, कपट को धारण करने वाला, उसका आचार जो होगा वो कपट वाला होगा, आलसी होता है, ये इसका प्रभाव होता है। ये हम 5वीं इकाई दृष्टि फल से समझ रहे हैं कि कोई व्यक्ति का दृष्टि का फल क्या होता है। यहाँ तो हम ग्रहों के माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन ग्रहों के माध्यम से अगर प्रभाव होता है तो हम व्यक्ति अगर हम समाज में, हम सामाजिक व्यक्ति हैं, तो हम भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जब ग्रह प्रभावित करते हैं तो हम भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये हमें ख्याल रहे। तो स्वभाव अगर कोई व्यक्ति, तभी कहते हैं सत्संग हमें करना चाहिए। हमारा जो हमारी संगति है, वो संगति हमारी कैसी है, बचपन में हमारी संगति कैसी पड़ गई है, उससे हमारा आगे विकास, हमारा आगे व्यक्तित्व हमारा निर्धारित होगा। हमारा संग, हमारा मित्र हमारा कैसा है, जिसके साथ हम अधिक समय बिताते हैं, उसके साथ हमारा संग कैसा है, वो संग बहुत बड़ा आगे काम आता है। वो संग ही हमारे लिए आगे हमारे विकास में बड़ा सहयोगी होता है। विकास का जो उच्चतम शिखर जो बुद्धत्व है, वहां पर भी सहयोगी होता है। हमारा संग कैसा है, ये बहुत प्रभाव हमारा डालता है, प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है, ये हमें ख्याल रहे। तो शुभ ग्रहों के दृष्टिकोण से जाता क्या था, पुत्रमा। अब हमने कहा कि ये तो हमने समझ लिया कि पाप ग्रहों से ये होता है और शुभ ग्रहों से ये होता है। पाप ग्रहों से समझ लिया कि अगर पाप ग्रहों की दृष्टि होगी तो जातक में दुष्ट रोग होंगे, उससे ग्रसित होगा, अपने धर्म, उसका अपना गुण, अपना धन, अपना यश से वो हीन हो जाएगा। अर्थात में उसको धर्म मतलब मन का स्वास्थ्य, मन का शांति प्राप्त, मन का जो स्वास्थ्य हम कह रहे हैं उसको प्राप्त नहीं कर पाएगा, और नहीं गुणी होगा वो, और नहीं उसके बाद धन होगा, और नहीं उसके बाद यश अर्थात नाम पहचान उसकी होगी। तो उससे क्या हो जाएगा, हीन हो जाएगा। तो ग्रहों की, पाप ग्रहों की अगर दृष्टि उसके पास है तो ये इसका प्रभाव होता है। ये रहा प्रकृति का एक तल, प्रकृति का एक गुण, ख्याल है, प्रकृति का एक स्तर, प्रकृति की एक स्तर की बात हुई है। अब प्रकृति की 3 गुण में दूसरा गुण आता है, अगर वो शुभ ग्रहों से अगर वो दृष्टि से हो तो जातक क्या होगा, जातक पुत्रवान हो जाएगा, जातक धनिक हो जाएगा, जातक भोगों से युक्त हो जाएगा, जातक सुंदर होगा, जातक राजा के द्वारा सम्मानित होगा। ये शुभ ग्रहों का प्रभाव होता है। शुभ ग्रहों से युक्त हो तो पराभव, अगर शुभ ग्रहों में युक्त हो जाए तो पराभव से हीन हो जाएगा, शत्रु जय हो जाएगा, धर्म और आचरण में शुद्ध व बुद्धिमान होता है। ये इसकी बात हमने समझी। लेकिन ये तो प्रकृति का दूसरा ही गुण है, और हम प्रकृति के 2 ही गुण पर का हमें ख्याल होता है, प्रकृति का तीसरा गुण भी है जी। अर्थात जब दुख आता है उसको भी देखो, सुख आता है उसको भी देखो। सुख में बहुत ज्यादा हमें सुखी हमें नहीं हो जाना है, दुख में ज्यादा दुखी अपने आप को हमें नहीं कर लेना है। इन दोनों का हमें ख्याल जो करें, इन दोनों को जो साधने का जो प्रयास कर रहा है वो है संत। जो दोनों को साध, पहले दोनों को साध, वो तो साधु कहलाएगा। जब 3 को, अभी तो हमें 2 ही दृष्टि ख्याल लग रहे हैं, अभी दोनों को साधना है हमें। साधना मतलब अगर दुख आ रहा है तो उसको भी देखना है, सुख आ रहा है तो भी हमें देखना है। तो हम क्या कर रहे हैं, तो हम आगे मनुष्य से आगे साधु की ओर हम प्रवेश कर रहे हैं, जो एक तल है, यानी कि अंतस की ओर हम यात्रा कर रहे हैं। तो इन दोनों को जो हमें ख्याल है, इन दोनों को हमें साधने का हम प्रयास करें तो हम साधु। जैसे ही अब तीसरा गुण होता है कि दोनों का मध्य भी एक गुण होता है, उसके साथ भी संयोग कर लें, उन तीनों को भी एक साथ देखें तो वो संत। लेकिन नहीं भाई, कौन साधु कौन संत, हम तो अच्छा ही देखेंगे भाई, हमें अच्छा ही चाहिए भाई, हमें अच्छा ही चाहिए भाई, अच्छा ही होना चाहिए भगवान, अच्छा कर देना, अच्छा कर देना, बुराई तो बिल्कुल मत देना। प्रार्थना करते हैं भगवान अच्छा है, पैसों की पैसे ही देना, पैसों लेना मत, पैसे ही पैसे दे देना हमको, अच्छा ही अच्छा देना बस, बुराई तो बिल्कुल मत देना, बुराई तो एक कण भी मत देना। ये प्रार्थना है, ये प्रार्थना नहीं है।
ये मन का रुग्णता है, ये मन रुग्ण है, ये मन की ये प्रार्थना है। मन प्रार्थना कहाँ से आती है? मन के जब मन स्वस्थ हो जाता तब प्रार्थना का जन्म होता है। लेकिन हम मन रुग्ण मन से ही बोल रहे हैं, प्रभु मैं बस भल कर देना, अच्छा कर देना, हमें स्वस्थ कर देना, ये रोग तो बिल्कुल हटा ही देना यहाँ से, ये अंधकार तो भगा ही देना, तमस को तो भगा ही देना, बस हमेशा प्रकाश होना चाहिए, हमेशा उजाला होना चाहिए। ये अंधकार बड़ा विघ्न करता है, अंधकार नहीं चाहिए प्रभु। प्रभु हमें क्या चाहिए? हमेशा प्रकाश चाहिए, हमें हमेशा सुख चाहिए बस। ये दुख तो मिले ही मत, दुख को आप ही रखो, हमें सुख चाहिए बस। हमें भाव हमें हमेशा अच्छा ही देना है प्रभु, बुरा मत देना बस, बुरा मत बना देना हमको। लेकिन ये प्रार्थना नहीं हो सकती। जो व्यक्ति सुख तीनों का अपना महत्ता है, उपयोगिता है, अंधकार का भी अपना और प्रकाश का भी अपना महत्व है। इन दो दृष्टि को पहले दर्शन करना, फिर दोनों को साधना, फिर तीनों को इनके मध्य जो हम दोनों के मध्य जो हम साधते हैं तो उसमें तीसरी दृष्टि का हमें ख्याल आता है। फिर तीन दृष्टि से अगर हम साथ देते हैं तो उसके बाद आगे चौथी दृष्टि होती है। प्रकृति त्रिगुणातीत की बात वहां पर समझते हैं, और ब्रह्म जो हम कह रहे हैं, आत्मा जो हम कह रहे हैं, वो तो त्रिगुणातीत की बात होती है। इन तीन गुणों से अगर हम गुणों को ही नहीं समझ पाए प्रकृति के, तो आगे हम अंतस केंद्र में जो अंतस यात्रा कह रहे हैं वहां कैसे करेंगे, वहां कैसे पहुंच पाएंगे जब हम गुणी को प्रकृति गुण को नहीं समझ पाए। गीता में कितनी बार समझाया गया है, कितनी बार कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को, समझो प्रकृति के तीन गुण को समझो। लेकिन नहीं भाई नहीं, सही बात है, जब तक अर्जुन नहीं बना तब समझ में कहां पर आएगा। बिना अर्जुन बने अगर आप गीता को समझने का प्रयास करते हैं तो कभी आपको ख्याल में नहीं आएगा। उसके लिए पहले अर्जुन बनना पड़ेगा, तो अर्जुन को बात ख्याल में धीरे आ जाती है कि प्रकृति के तीन गुण होते हैं। बाइक स्टार्ट करते हैं, स्कूटी प्रारंभ करते हैं, चलाते हैं तो एक्सीलेटर देते हैं। प्रारंभ करने के लिए हमें एक्सीलेटर की आवश्यकता होती है, चलाया, फिर बीच में जैसे स्टार्ट करें उसके फिर हमें संतुलन की भी आवश्यकता होती है, बैलेंस की भी आवश्यकता होती है। ये सतोगुण है। स्टार्ट करना वो क्या हो गया? रजगुण हो गया। अब जब आ रहे हैं बहुत और लोग भी जा रहे हैं बाजार में, तो कहीं कहीं पे ब्रेक की भी आवश्यकता होती है, वो प्रकृति का तीसरा गुण है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ब्रह्मा विष्णु महेश, सत्व रजतम, दृष्टि एक ही है, लेकिन प्रकृति का तीन गुण का हमेशा ख्याल रही। तो यहाँ पर शुभ और अशुभ की बात हो रही तो घबरा नहीं जाना है। अगर पाप ग्रह तो ठीक, कोई नहीं, पाप ग्रह तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी देखो उसको, तब भी दर्शन करो। अच्छा पाप ग्रह मेरे में है, ठीक है, तब भी मैं देखूंगा। अगर शुभ ग्रह तो भी मैं देखूंगा, तो भी मेरे को जब अगर पाप ग्रह है तो भी मैं क्या हूंगा? देखने वाला हूं, और शुभ ग्रह होंगे तो भी मैं देखने वाला हूं, तो भी मैं देखूंगा। तो यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि तो जातक पुत्रमान ही हमने बात कर ली, तो शुभ ग्रहों से युक्त होने प्रभाव से हीन। इसी प्रकार से हमने मेष राशि से कहा, तो मीन राशि से चंद्रमा यदि भौम में दृष्टि हो तो जातक राजा, बुद्ध से दृष्टि होता है तो विद्वान, बृहस्पति से होता है तो दुष्ट होता है। बृहस्पति से दुष्ट अगर दृष्टि अगर जो हो, अगर बुद्ध से दृष्टि है तो वो राज तुल्य होता है। शुक्र से अगर दृष्टि हो तो अन्य गुणों से युक्त होता है। शनि से अगर दृष्टि हो तो चोर होता है। यदि सूर्य से दृष्टि हो तो जातक दरिद्र हो जाता है। इसी प्रकार से हमने वृषभ राशि की बात की, चंद्रमा यदि मंगल से दृष्टि रखता हो तो जातक दरिद्र होता है। बुद्ध से दृष्टि रखता तो दंड का अधिकारी होता है। अब जो हमने कहा कि ये जो दृष्टिफल हमने कहा कि एक राशि में कहा, अब एक राशि जो हम कह रहे हैं इसके भी भाग हो जाएंगे। यानी कि जो हमने कहा इसके अंतर्गत हमारे कितने 9 ग्रह होते हैं, तो इसके 9 भाग करेंगे, 2 3 4 5 6 7 तो होती है। राहु केतु का जिक्र यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, तो इसके जो पहले इसके भी 7 भाग, इसके भी 7 भाग हो जाएंगे, इसके भी 7 भाग हो जाएंगे, इसके भी 7 भाग, 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 इसके भी 7 भाग हो जाएंगे, क्योंकि 7 ग्रह हैं। अब 7 ग्रह क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उस समय जब क्योंकि ज्योतिष को हम समझने का प्रयास हम पिछली जो सभ्यता ने सृजन किया है पहले उसको समझना हमारे लिए होता है, तब जाके फिर उसको समझेंगे, तब जाकर उसमें को संशोधन को शोध हम करेंगे। पहले वो तो समझ में आ जाए हमको, पहले उस विद्या को तो हमें समझ में आ जाए। जैसी बात ख्याल में जब आएगी, तो ख्याल लाने के लिए हम 7 कह रहे हैं। अब और भी अन्य ग्रह भी होंगे, जितना हम आगे शोध बढ़ता जाएगा, जितना हम खोज करते रहेंगे उसको बाद में बढ़ाएंगे। 7 ग्रह पर 8 9 ग्रह जितने ग्रह हैं उतना हम देखेंगे।
लेकिन पहले भी हम क्या कर रहे हैं, वैदिक ज्योतिष को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारे सभ्यता ने पहले जो समय दिया था उसमें श्राद्ध ग्रह थे, इसलिए हम श्राद्ध इसकी बात करेंगे। तो दृष्टिफल से मतलब ग्रहों की हम बात कर रहे हैं। तो एक राशि में, दो राशि, मेष में, वृश्चिक में, मिथुन में, कर्क में, सिंह में, कन्या में, तुला में, वृश्चिक में, धनु, मकर में, कुंभ और मीन में 12 राशियों में श्राद्ध ग्रहों का कैसा दृष्टि होता है, उसका फल क्या होता है, ये हम समझने का प्रयास तीसरे चरण में हम कर रहे हैं। बहुत प्रश्न हमने देख ही लिया है, सारांश की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। इनकी 5 चरण में हम पहुंच गए हैं। छठे चरण में भी शब्दावली कुछ होगी। अभी देखिए इसी क्रम से वृश्चिक राशि जो है इसमें चंद्रमा विधि होगा, तो चंद्रमा मंगल से अगर दृष्टि होती है तो जातक दरिद्र होता है। बुध से दृष्टि होगी तो दंडकारी, बृहस्पति से दृष्टि होगी तो पूज्य श्रेष्ठ पुरुष होगा। शुक्र से दृष्टि हो तो राजा, और शनि से अगर दृष्टि होगा तो धनिक। यदि सूर्य से दृष्टि होगा तो जातक दूत संवाद वाहक होता है। मिथुन राशि, तीसरे नंबर की राशि मिथुन राशि में चंद्रमा यदि भौम से दृष्टि तथा मंगल से दृष्टि हो तो जातक विकल होता है। बुध से दृष्टि हो तो राजा होगा। बृहस्पति से दृष्टि हो तो बुद्धिमान होता है। शुक्र से अगर दृष्टि हो तो धैर्यवान होता है। शनि से दृष्टि हो तो दुष्ट, और यदि सूर्य से दृष्टि हो तो निर्धन होता है। ये हमने समझने का प्रयास। इसी प्रकार से मिथुन के बाद कर्क राशि, अन्य शेष 12 राशि मीन पर्यंत जो 12 राशि है उसकी दृष्टि का हमने पर यहाँ पर संक्षिप्त में देखने का प्रयास किया। पारिभाषिक शब्दावली है, क्रूर भाषी मतलब कड़ा बोलने वाला होता है। स्वधर्म मतलब होता है अपना धर्म, स्वधर्म। धर्म मन का स्वास्थ्य, मन का स्वस्थता, मन का रुग्णता से अस्वास्थ्य जो था उसका उपचार करके जो हमारा मन स्वास्थ्य, जो हमारा स्वरूप होना उसको प्राप्त करना, वो हमारा धर्म। और स्वधर्म क्या होता है, उससे ऊपर होता है। ख्याल रहे, स्वधर्म मतलब किस उद्देश्य, किस पर्पस से हम यहाँ पर हमारा ध्येय हमने किया, इस घर में हमने जन्म लिया। जन्म में आना, परिवार में इस घर में आना एक संयोग की बात होती है, लेकिन महत्वपूर्ण काम योग, किसके लिए मैं यहाँ पर आया, कौन सा मेरा धर्म था, किस काम के लिए मैंने यहाँ पर जन्म लिया, वो स्वधर्म होता है। उसका ख्याल करने के लिए हमने कहा जीवन का 4 खंड में जो पहला खंड जो है उसको हमें 4 खंड उसके करने चाहिए। देखिए ब्रह्मचर्य जो हमने खंड कहा, ब्रह्मचर्य जो आश्रम हमने कहा उसके भी 4 खंड हमें करने हैं, 7, 7, 7 और 4। उसमें ये महत्वपूर्ण समय है। इस 25 वर्ष में हमने क्या, अगर कुछ हमने बात हमें ख्याल होगी तो आगे हमारा जीवन फिर महोत्सव होगा, उसमें कोई फिर दोहराई की बात नहीं है। महोत्सव होगा, रसो वैसे रस हम प्राप्त कर लेंगे, फिर आगे उसके बाद जो हमारा जीवन जो समय अवधि होगी उसमें हम रस ले आएंगे। अगर हमें 25 वर्ष अगर हमने रस कैसे लाना है, रसो वैशव का हमें स्मरण कैसे हो जाए, अगर वो स्मरण अगर हम 25 वर्ष में कर लेते हैं तो आगे जीवन फिर हमारा रसो वैशव हो जाएगा। रस हम ले आएंगे क्योंकि रस हमसे ही आता है, किसी अन्य के नहीं। दुख किसी के कहने से दुखी नहीं, दुख मैं चाहता हूं तो दुखी, अगर सुख मैं अगर चाहता हूं तो सुखी, तो मैं सुखी रह सकता हूं। अगर मैं दुखी चाहता हूं तो मैं दुखी रह सकता हूं, दूसरे के दुख से मैं दुखी नहीं हो सकता हूं। दुखी कोई लेना नहीं चाहता है और दूसरे के सुख को भी नहीं ले सकता हूं। सुख दुख मेरे यहाँ से निकलते हैं कि मैं चाहूं तो सुख, मैं चाहूं तो दुख, मैं चाहूं तो शांति, मैं चाहूं तो आनंद, मैं चाहूं तो मोक्ष, मेरे ऊपर बात, दूसरे का उस पर कुछ नहीं। परमात्मा भी एक बहाना होता है, महत्वपूर्ण तो स्वाध्यायी होता है, महत्वपूर्ण तो अपना ही को हम जानना होता है। पाठशाला भी हो रही तो अपने आप को ही जान रहे। किसी को तो निष्काम कर्म योग कृष्ण कहते हैं। निष्काम कर्म योग का मतलब अपना स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, अपना दर्शन करो, अपने आप को देखो, अपने आप को रसो वैशो बनाओ। दूसरे से मतलब परवश मत, दूसरे उद्देश्य दूसरा में देखे वो फिर उससे मतलब नहीं। निष्काम कर्म योग का मतलब ही ये होता है, कर्म से जुड़ जाओ बस। उसका फल क्या है उसको नहीं, कर्म योग, कर्म से जुड़ योग मतलब होता है जुड़ना। योग मतलब स्मरण जो हम हैं, जो जुड़े हुए हैं, इसलिए कर्म ही करते रहो। मतलब जीवन क्या है, कर्म है, अर्थात जीवन मतलब कर्म। कोई मरा हुआ व्यक्ति तो कर्म करता नहीं है। जीवन मतलब जो जहां जीवन होगा वहीं कर्म होगा, और कर्म योग फिर में बनना है। निष्काम मतलब कोई इच्छा को नहीं लाना है, और जहां पर इच्छा नहीं होती उसका ही नाम क्या है, निष्काम कर्मयोग। उसका नाम ही कर्मयोग है, जहां पर कोई इच्छा ना, केवल करना है। कि कर्म से कोई अकर्मण्य हो नहीं सकता, सभी का हमें ख्याल रखना है। तो ये हमने समझा, वित्तहीन धनहीन है, खच्चर गिरह हो गया, भूपति राजा हो गया, नृपमणि भी राजा होता है, निर्धन गरीब हो गया, मातृ सुख माता का सुख हो गया, दुराचारी अनुचित व्यवहार करने वाला हो गया। तो ये बात हमें परिभाषिक शब्दावली दी थी। बहुत प्रश्न जो पीछे उसके उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं, संदर्भ ग्रंथ सूची दी गई है, सहायक पाठ्य सामग्री दी है। उसके बाद निबंधात्मक प्रश्न, 3 प्रश्न पूछे गए हैं। दृष्टिफल का विस्तार में वर्णन करो। लग्न और द्वितीय भाव, इनके पहले भाव और द्वितीय भाव को दृष्टि का फल बताओ। सूर्य चंद्रमा
ग्रहों की दृष्टि का क्या फल होता है इसको बताओ। 3 प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं और 3 प्रश्नों के साथ क्या है इकाई को हम विराम देते हैं। आइए प्रवेश करें पाठशाला के पहले भाग में। उससे पहले एक बात हम बताएंगे, कल की पाठशाला में हम ये हमारी तृतीय खंड पूर्ण हो चुका है। फलादेश का निर्णय हमने कैसे करना था ये हमने 5 इकाई में समझा। कल की पाठशाला में चतुर्थ जो खंड है उसको समझने का प्रयास हम करेंगे, दशाफल विचार। इसके अंतर्गत 6 इकाइयां दी गई हैं। 12 तारीख को ये भी पूर्ण हो जाएगा। 13 और 14 को फिर रविवार में जो 4 खंड दिए हैं उनकी पुनरावृत्ति कर लेंगे, पहले और दूसरे खंड को एक दिन में, तीसरे और चौथे खंड को दूसरे दिन में। अर्थात पहले और दूसरे खंड को हम 13 तारीख को, पहले और दूसरे खंड को 13 तारीख को, तीसरे और चौथे खंड को हम 14 तारीख को ले लेंगे। 15 तारीख को हम पुनरावृत्ति कर लेंगे, एक बार पुनः उसका रिवीजन हम कर लेंगे पूरा समग्र, मतलब चारों खंड को एक साथ हम ले लेंगे। चारों खंड मतलब जातक स्कंद, ग्रहभाव विचार, फलादेश निर्णय, दशाफल विचार, इन चारों खंड को एकदम हम ले लेंगे। साथ ही कुछ प्रश्न भी हम ले लेंगे और उसके दिन 15 तारीख को फिर हम एक परीक्षण, एक टेस्ट का हम आयोजन कर लेंगे। एक टेस्ट हम 10 अंक का, 10 पूर्णांक का हम बना लेंगे। तो जांच कर लेंगे कि हमें कोई बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। अगर बात समझ में आ रही तो हमारी ठीक हो रहा है, अगर बात समझ में नहीं आ रही तो फिर और हमें मेहनत करनी होगी और उसको हमें और उसमें और समझना पड़ेगा और उसमें रस हमें लाना पड़ेगा और उसको समझने के लिए और उसमें हम क्या मेहनत करनी पड़ेगी। इसकी जांच के लिए हम एक टेस्ट का 10 पूर्णांक का हम टेस्ट का कर लेंगे। वह 16 तारीख को रहेगा, यानी कि 16 तारीख को, यानी कि वही रविवार की बात जाएगी, नहीं शनिवार के बाद जाएगी। क्या अच्छा संयोग है वाह। तो वही अगले शनिवार को हम देख लेंगे। आज 9 तारीख है तो 16 तारीख है, शनिवार को अच्छा अवसर है हमारे पास टेस्ट देने का, उसकी हम तैयारी कर लेंगे। तो 10 अंक का पूर्णांक का हम कर लेंगे। तो ऐसे हमें जांच करना है अपने आप को रसो वैसो बनाना है, बस रस ले आना है, बस अपना व्यक्तित्व का हमें निर्माण हमें करना है। व्यक्तित्व का निर्माण, व्यक्तित्व का निर्माण, व्यक्तित्व का निर्माण, तो ये हमें करना है। तो 16 तारीख को हम करेंगे पूर्णांक 10 अंक का पूर्णांक का टेस्ट हम कर लेंगे। उसका आयोजन परीक्षण, अपना अवलोकन कि हम बात समझ में आई नहीं आई, कि जातक स्कंद में जो हमने जातक शास्त्र का परिचय समझा था वो बात हमें समझ में आ रही नहीं आ रही है। राशिशील जो है उसका राशि का स्वभाव उसको हमने समझा, वो बात समझ में आई नहीं आई। भाव विचार है वो समझ में आया नहीं आया हमें। कारक विमर्श, कारक के बारे में विमर्श करना, उसके बारे में जो वार्तालाप चर्चा कर रहे थे वो बात हमें समझ में आ रही नहीं आ रही। इन चारों खंड से हम संबंधित कुछ छोटे छोटे प्रश्न हम ले लेंगे 10 अंक का, उसमें बात करेंगे। तो कल की इकाई में हम दशाफल विचार करेंगे और 2 इकाई को हम लेंगे। पहली इकाई का नाम है विंशोत्तरी दशा क्या है, उसको लेंगे पहली इकाई में, और दूसरी इकाई में अष्टोत्तरी दशाफल। ये 2 इकाई को हम कल की पाठशाला में लेंगे। चतुर्थ खंड में प्रवेश हम कल करेंगे, दशाफल विचार को समझने का प्रयास, और 2 इकाई को हम लेंगे पहली और दूसरी इकाई में। तो यहीं पर क्या है, पाठशाला के हम दूसरी पाठशाला का जो दूसरा भाग है उसको विराम देते हैं। ये पाठशाला के पहले भाग में ये प्रवेश करेंगे। कल हमने समझ रहे थे कि सौर मंडल क्या है, और जो हम बात कर रहे हैं ये हम स्नातक प्रथम वर्ष के तहत ही हम बात कर रहे हैं। हमने स्नातक प्रथम वर्ष में हमने कहा कि जो हमारा पहला जो प्रश्न पत्र था उस प्रश्न पत्र का नाम था ब्रह्मांड एवं काल। इनके पहले खंड में हम एस्ट्रोनॉमी को, खगोल को हम समझने का प्रयास हम कर रहे हैं। खगोल का मतलब होता है जो हम पृथ्वी, जो हमारे जो बाहर और भी जो हमारे खगोल पिंड जो है उनका देखना कि क्या क्या चीज हमारे ब्रह्मांड में क्या क्या चीज है, कितने ग्रह हैं, कितने उपग्रह हैं, क्या क्या चीज का हम जो कर रहे हैं उसका जहां पर अध्ययन किया जाता है उसका नाम है खगोल, उसका नाम है एस्ट्रोनॉमी। लेकिन हमें एस्ट्रोनॉमी में एक संक्षिप्त में झलक हमें लेनी है, उसका तुरंत बाद हमें क्या करना है, केंद्रीय गौरव में यात्रा करनी है। वहां से हमें एक बार संक्षिप्त दर्शन करना है। इसी को ख्याल रखते हुए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने पहले इकाई में यही रखने का प्रयास, खगोल को समझने का प्रयास किया। उसके बाद फिर द्वितीय इकाई में फिर काल को समझने का प्रयास किया है, फिर मतलब केंद्रीय गौरव की यात्रा की गई है। उसके अंदर हमने पहले इकाई में हमने कहा आकाश गंगा और निहारिका पहली इकाई का नाम था। आकाश गंगा, निहारिका।
निहारिकाओं से आकाशगंगा का निर्माण होता है, ये हमने समझा। नेबुला से क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी का निर्माण होता है, ये हमने कहा। ये हमने पहले इकाई में देखा। और हमने कहा कि जो आकाशगंगा है वो ब्रह्मांड का हिस्सा है, और ब्रह्मांड एक क्या है, शून्य का हिस्सा। ब्रह्मांड में शून्य, ब्रह्मांड कहाँ पर स्थित है, शून्य में स्थित है। उस शून्य, उस अधर, और मैंने नहीं, धो मैंने पृथ्वी, जो धरा में टाइप की हम पृथ्वी में कह रहे हैं, जो इसमें नहीं स्थित हो, और मैंने नहीं, तो पृथ्वी क्या कहाँ पर स्थित है, अधर में स्थित है। और मनी धो मैंने धरती हम कह रहे हैं, धरती मतलब जो ये हम कह रहे हैं, जो जमीन हम कह रहे हैं, जमीन वहां पर नहीं है, पृथ्वी जमीन पर स्थित नहीं है, ख्याल नहीं। पृथ्वी में हम स्थित हैं, हम जमीन पर स्थित हैं, लेकिन पृथ्वी कहाँ पर स्थित है, वसुधा कहाँ पर स्थित है, अधर में स्थित है, अतः शून्य में स्थित है। उस शून्य का हमें जब बहुत सारे तनाव में हो जाते हैं, तो उस शून्य का हमें स्मरण आ जाए, मौन हो जाए, मन को तो शांत करें। ध्यान में हमें यही करना होता है कि अपने आप को इतना मौन हम कर लें, तो उस शून्य में अगर हम उसका हमें अनुभूति में हो जाए, तो हमारे आधे तनाव तो ऐसे गायब हो जाते हैं। तो जो वैज्ञानिक कहते हैं कि 80% जो मनोविज्ञान है, तो मानसिक रोग जो है, मानसिक जो मेंटल डायसिस है, वो ऐसी विदा हो जाएंगे, उस शून्य का अनुभव में हो जाए, उस शून्य में था। तो उसके अंदर पहले इकाई में आकाशगंगा निहारिका हमने समझा, मिल्की वे यानी कि गैलेक्सी, और हमारी जो गैलेक्सी जो हमारे यहाँ पर वर्तमान जो हमारा सौरमंडल जो पृथ्वी जहाँ पर स्थित है, उसका नाम हमने मिल्की वे गैलेक्सी कहा। उसके पास की जो पड़ोसी की जो गैलेक्सी है, उसको एंड्रोमेडा हमने गैलेक्सी कहा। हमने आकाशगंगा के भिन्न भिन्न हमने नाम समझे। चांदी की नदी चीन में कहते हैं, यहां हम आकाशगंगा कहते हैं, दुग्ध वेखला कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं, कोई मिल्की वे कहता है, नाम अलग अलग है, लेकिन बात एक ही है। बात मतलब तारों, निहारिका जहाँ पर जहाँ बहुत सारे तारे हों, और तारों का जो एक समूह, जब प्रकाश जब बनता है, तो उनका एक जहाँ पर जो निर्माण जो करते हैं तारों से बन के, जो तारों ग्रह उपग्रह इत्यादि जो है, ये चीज हैं, इनके योग से जो बनता है, ग्रह उपग्रह इनके योग से जो बनता है, उसको हम आकाशगंगा कहते हैं। और आकाशगंगा के केंद्र पर हमारा कहीं पर एक सोलर सिस्टम, जो सौर परिवार है, वो स्थित है। सौर मंडल केंद्र से यहाँ इसकी बीच में कहें कि जो हमारा आकाशगंगा, जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी है, उसके केंद्र पर, सेंटर पर, यहाँ पर कहें तो इस सेंटर से समझो कि ये केंद्र है। ये समझें कि आकाशगंगा का क्या है, पूरा 1 लाइट ईयर, यानी कि प्रकाश को जाने में 1 लाख वर्ष को लगते हैं। तो यहां से यहां जाने भी हमने कहा कि आकाशगंगा का पूरा एक इसका व्यास है। अब इसका केंद्र यहां पर है, तो सोलर सिस्टम हमारा यहां पर होगा, यानी कि ये केंद्र से लेकर के ये बीच की दूरी ज्यादा होगी, और ये परिधि से लेकर ये बीच की दूरी कम होगी। तो कहीं यहाँ पर केंद्र में स्थित है, और ये इसका अगर व्यास अगर है समझें, तो ये हमारा सोलर सिस्टम ऐसे केंद्र की क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। और ऐसे एक ही सोलर सिस्टम नहीं है, एक ही सौर परिवार नहीं है, और अन्य सौर परिवार भी हो सकते हैं, जिसमें भी हाल ही में एक बात आई थी, ख्याल रखें इसको। एक ही सोलर सिस्टम नहीं है, और भी सोलर सिस्टम है, इसका हमें ख्याल रहे। हम बात कर लेंगे इसमें, खगोल में जो बातें हमारे रह जाएंगी, जो बातें हम महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसको हम कर लेंगे। जैसे अभी सोलर सिस्टम को समझ रहे हैं, उसको भी पहले हम समझ लें, उसके साथ साथ कुछ बातें और हमें समझनी होंगी। जैसे कहा था कि नासा ने 8 ग्रहों वाला एक नया सौर मंडल खोजा था, ये हम सूचना कह रहे हैं। ये सूचना लेकिन नया सौर मंडल जो है धरती से 2545 प्रकाश वर्ष दूर है। हमने कहा कि एक ही सौर परिवार नहीं है आकाशगंगा में, जहां पर हम कह रहे हैं, जो हमने कहा कि केंद्र परिधि पर कहीं पर हमारा क्या सौर मंडल स्थिर है, और केंद्र की परिक्रमा कर रहा है, आकाशगंगा की केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। तो ऐसे ही एक सौर परिवार नहीं है, अन्य भी सौर परिवार हैं। ऐसे नासा ने शनिवार की बात है, 2017 की बात है, ये जो इंफॉर्मेशन हमें मिली थी अखबार के माध्यम से मिली थी, तो 2017 में उसके 12वें महीने की 16वें जब तिथि दिन चल रही थी, उस दिन हमें सूचना मिली, बार शनिवार था, उस दिन ये बात हमें समझ में आई थी कि यहाँ पर बताया था कि नासा ने 8 ग्रहों वाला नया सौर मंडल खोजा,
नया सौरमंडल धरती से क्या है 2545 प्रकाश वर्ष दूर है। यानी कि हमने कहा कि ये तो हमारा आकाश, अगर हमारा क्या है आकाश गंगा है, आकाश गंगा कहीं पर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारा सौर मंडल स्थित है, और सौर मंडल कहीं पर अंदर में हमारा क्या पृथ्वी स्थित है। अब पृथ्वी से यहाँ कोई कहीं पर दूसरा सौर मंडल स्थित है, यहाँ समझिए कि एक आकाश गंगा है, इसके कहीं पर सौर मंडल स्थित है, तो यहाँ पृथ्वी जो सौर मंडल के अंदर जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी से लेकर के दूसरा सौर मंडल के बीच की दूरी कितनी है, वो है 2545 प्रकाश वर्ष। अर्थात कहने का मतलब है पृथ्वी से अगर हम प्रकाश को भेजेंगे तो प्रकाश को 2545 वर्ष लग जाएंगे, प्रकाश को भी 2545 वर्ष लग जाते हैं प्रकाश को जाने में। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मिली है सफलता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, उसकी सहायता से क्या हुआ, ये हमें खोज मिली। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए हमारे जितना बड़ा एक और सौरमंडल है उसका नाम दिया है केपलर 90 ढूंढ निकाला। नासा ने केपलर अंतरिक्ष टेलीस्कोप के जरिए यह सौरमंडल 2013 में खोजा है। 2023 में खोज निकाला था, लेकिन उसके 8वें ग्रह केपलर 90I की पहचान अब हुई है। यह सौरमंडल धरती से 2545 या कहें 2545 प्रकाश वर्ष दूर है। यानी कि पृथ्वी से जाने में प्रकाश को भी कितना समय लग जाता है, 2545 साल लग जाते हैं। सूर्य या उस जैसे किसी तारे की परिक्रमा करने के मामले में केपलर 90 की तुलना में हमारे सौरमंडल से भी की जा सकती है। 8वें ग्रह को खोजने के लिए अमेरिकी एजेंसी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कह रहे हैं ये आंग्ल भाषा में है, इसको आंग्ल भाषा के संक्षिप्त में इसको कहते हैं एआई कहते हैं, क्योंकि ए आर्टिफिशियल ए से प्रारंभ होता है इसलिए ए कहा, और इंटेलिजेंस जो है वो आई से प्रारंभ होता है, इसलिए संक्षिप्त में इसको हमने एआई की मदद से ली। केपलर 90 के ग्रहों की व्यवस्था काफी हद तक हमारे सौर मंडल जैसी है। इनमें भी छोटे ग्रह अपने तारों से नजदीक और बड़े ग्रह उसके काफी दूर हैं। नासा के मुताबिक इस खोज से स्पष्ट होता है कि दूर कहीं सौर मंडल में हमारे जैसे ही परिवार मौजूद हो सकते हैं, जिसको हम एलियन एक नाम हमने सुना है, हो सकते हैं दूसरे परिवार, ऐसे हम जैसे व्यक्ति हैं ऐसे ही होता है सौर मंडल में भी क्या हो है, क्योंकि कम से कम 50,000 पृथ्वियों में जीवन है तो होंगे निश्चित, कोई ऐसी ना समझे मतलब आश्चर्य होने की कोई आवश्यकता नहीं है, होंगे। अब लेकिन ये अनुमान लगा रहे, क्योंकि विज्ञान अभी तो वहां तक पहुंचा नहीं, तो यहाँ पर कहते हैं कि अनुमान उन्होंने लगाया कि हमारे जैसे ही परिवार वहां पर क्या हो मौजूद हो सकते हैं। इसका सबसे बाहरी ग्रह केपलर 90H अपने तारे का उतनी ही दूर से चक्कर लगाता है जितना कि धरती पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। तो ये हम बात समझनी, तो एक लाइट ईयर में ये हमें समझना है कि एक लाइट ईयर में, एक प्रकाश वर्ष में कितना, यानी कि एक लाइट ईयर में एक वर्ष में प्रकाश कितना चल सकता है, 9.461 गुणा 10⁻15 मीटर। अगर 9.461 गुणा 10⁻12 किलोमीटर तक इतना प्रकाश एक साल में इतनी दूरी तय कर लेता है। और इसी प्रकार से अब 2545 यानी कि 2545 को अगर हम गुणा लाइट ईयर से, लाइट ईयर है, लाइट ईयर को हम 9.461 गुणा 10⁻12 किलोमीटर से अगर हम उसको हम गुणन कर देंगे तो इतने किलोमीटर, जिसको 2545 हम लाइट ईयर कह रहे हैं, इनकी प्रकाश को जाने में इतना साल लग जाता है। अब कितना साल लग जाता है तो उसको अपनी भाषा में किलोमीटर में लाने का प्रयास करें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2545 जो है 2545 जो है उसको गुणा हम करेंगे 9.461 गुणा 10⁻12 किलोमीटर से गुणा करेंगे तो इतना किलोमीटर दूर है पृथ्वी से दूसरा ग्रह। यह खोज दर्शाती है कि हमारा डाटा आने वाले वर्षों में नवीन खोज के अनुसंधानकर्ताओं के लिए एक खजाना होगा। पॉल हर्ट्ज, नासा भौतिकी विज्ञान के निर्देशक। सुपर अर्थ की खोज हुई, मिल सकती है एलियन, ये बात हम कर रहे हैं। पृथ्वी से 111 प्रकाश वर्ष दूर ये बात हो रही है। धरती के आकार वाले ग्रह पर जीवन के संकेत, ये हम बात करेंगे।
तो ये बात हमें समझनी है। तो इसमें संक्षिप्त में हम समझ लें कि कल के भाग में फिर इसको और हम ले लेंगे, गिरोह को थोड़ा और समझ लें। तो आइए हमने ये बात हम समझ लें। फिर इसमें हम गिरोह के हम सोलर सिस्टम में परिवार की बात कर रहे थे। तो सौर मंडल में हमने कहा कि सूर्य की ओर चारों लगाने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काओं, अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को हम सौर परिवार कहते हैं। सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत कहाँ होता है? सूर्य होता है। लेकिन सभी जो हमारा जो सौर परिवार में जो अन्य जो ग्रह हैं, समस्त की ऊर्जा का स्रोत कहाँ से है? बीज कहाँ से है? उद्गम कहाँ से होता है? वो सूर्य से होता है। इसको स्टार भी हम कहते हैं। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड, क्षुद्र उल्का पिंड और हमारे जो कृत्रिम उपग्रह हैं, मानव निर्मित जो उपग्रह हैं, इनके योग को ही हम क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं, सौर परिवार हम कहते हैं। और भी चीज होगा जो हमें दिखाई दे रहा है उसकी हम बात कर सकते हैं। और भी शून्य होगा, क्योंकि धूलगढ़ इत्यादि और भी हो सकता है, क्योंकि पूरा आसमान अंतरिक्ष पूरा भरा पड़ा होता है। उसके योग को हम सौर मंडल कहते हैं। सूर्य सौर मंडल का प्रधान इनकी मुखिया है। यह हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी, इसका नाम है दुग्ध मेघला या आकाश गंगा जो है, इसको मिल्की वे जो हम कह रहे हैं, केंद्र से लगभग क्या है? 30,000 लाइट ईयर दूर है। अब हमने कहा कि जो सूर्य क्या है वो सोलर सिस्टम का मुखिया है, प्रधान है, मुखिया है। और ये अगर हम समझे कि क्या है, ये अगर माने कि ये क्या है? आकाशगंगा की परिधि, इसका व्यास है, इनकी इतना इसका क्या है? व्यास है। इसमें हमारा सौर मंडल में जो उसका मुख्य जो सूर्य है, इसलिए सौर से ही सूर्य मुख्य होने का से सौर इसको हमने कहा, सूर्य जो हमने कहा सूर्य मुख्य होने से सौर परिवार हम कहते हैं। तो सूर्य कहां पर? हमारे हमारे जो आकाश गंगा जो है उससे कितने दूर पर है? तो कहते हैं कि 30,000 लाइट ईयर दूर है। यानी कि ये केंद्र से, ये आकाश गंगा केंद्र यहां पर है। तो इस सौर मंडल जो हमारा है, जो सूर्य जो है, इसके बीच की दूरी कितनी? 30,000 लाइट ईयर है। यानी कि सूर्य से अगर केंद्र से जो आकाश का जो केंद्र है वहां से अगर हम प्रकाश को भेजें सूर्य के यहां तक आने में इसको 30,000 वर्ष लग जाएंगे। इसका ही मतलब होता है 30,000 लाइट ईयर हम कहते हैं इसको। अब और एक साल में सूर्य 30,000 साल हम कह रहे हैं, 30,000 साल लग जाएंगे प्रकाश को। और प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, ये 3 गुणा 10⁵5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। करीब 3 गुणा 10⁵5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। और एक साल में 9.461 गुणा 10⁻12 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। क्योंकि यहाँ पर साल की हम बात कर रहे हैं, लाइट ईयर की बात कर रहे हैं। तो 30,000 को अगर हम गुणा कर दें 9.461 गुणा 10⁻12 से अगर हम किलोमीटर से गुणा करेंगे, इतना किलोमीटर दूर है। लेकिन क्योंकि अंतरिक्ष में वहां पर किलोमीटर नहीं के बराबर होता है, इसलिए वहां पर लाइट ईयर की हमें बात करनी पड़ती है। इतना दूर यहाँ पर हमारा इस मतलब है 30 लाइट ईयर की दूरी में यहाँ पर हमारा केंद्र से आकाश गंगा के केंद्र से सूर्य इतना दूरी पर स्थित है। अच्छा जी, तो और यहाँ पर 30 यहाँ पर है, 30 यहाँ पर है, 30,000 यहाँ पर है और 1 लाख ये है, 1 लाख ये है। 1 लाख को ठीक अगर हम इसका ठीक सेंटर लाएंगे तो 50,000 ईयर यहाँ पर हो जाएंगे, 50,000 लाइट ईयर यहाँ पर हो जाएंगे, 50,000 लाइट ईयर यहाँ पर हो जाएंगी। यानी केंद्र से लेकर के यहाँ तक जाने प्रकाश को 50,000 साल लग जाएंगे और यहाँ से यहाँ तक जाने में 50,000 साल लग जाएंगे। क्योंकि दोनों के योग से मतलब 50 मतलब 1 लाख साल लग जाते हैं। और एक इस छोर से लेकर के इस छोर तक, आकाश गंगा के इस छोर से अगर प्रकाश को भेजें इस छोर तक जाने में 1 लाख वर्ष लग जाते हैं। 50,000 से लाख बना, 1 लाख बन गया। तो ये 50 है, यहाँ की दूरी 50 है और यहाँ के बीच की दूरी क्या है? 30 है। यानी कि 50 जो है, 50 का आधा 25 होता है
अगर देखिए इसका आधा मतलब हम कह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक 25 है, 50 है, बस का ठीक इसका आधा क्या होगा 25 यहाँ पर, ठीक आधा इसका ठीक मिड क्या होगा, मध्य कहाँ पर इसका यहाँ पर होगा, लेकिन नहीं कह रहा है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ का बीच दूरी, यहाँ पर जो सूर्य है, यहाँ पर जो हमारा सौर मंडल है, यहाँ से बीच यहाँ से दूरी में कितना है, 25,000 का दूरी नहीं है, बल्कि कितना है 30,000 लाइट ईयर का दूरी है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इस हाथ थोड़ा हमें यहाँ को ले जाना पड़ेगा, तो ये दूरी इसकी है। और ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये हमारे जब 30 है तो ये हमारे 20 लाइट ईयर, यानी कि 20 की दूरी है। तो इसी कारण क्या कहा हमने, कहा कि परिधि पर हमारा जो आकाशगंगा के कहीं परिधि पर क्या हमारा सौरमंडल स्थित है। क्यों, क्योंकि इसकी जो यहाँ पर दूरी है कितनी है, 20,000 लाइट ईयर है, यानी कि यहाँ से प्रकाश को यहाँ तक भेजने में, इस छोर से लेकर के हमारा सौरमंडल के यहाँ तक भेजने में 20,000 वर्ष लगते हैं, 20,000 वर्ष लगते हैं। और हमारे केंद्र से यहाँ पर जो है, यहाँ से सूर्य यहाँ पर है, सूर्य के यहाँ से लेकर के इस केंद्र तक प्रकाश को जाने में 30,000 वर्ष लगते हैं, यानी कि 30 लाइट ईयर लगते हैं, 30,000 लाइट ईयर लगते हैं, 30,000 वर्ष लगते हैं, या कहीं 30,000 लाइट ईयर लगते हैं, यानी कि वर्ष, लाइट ईयर मतलब वर्ष लगते हैं प्रकाश को जाने में। अब किलोमीटर कितना होगा उसको कन्वर्ट कर लेंगे, उसको बदल लेंगे, एक साल में इतना चलता है तो 30,000 वर्ष में कितना चलेगा उसको हम यहाँ पर कर लेंगे। तो ये 20 रहा और ये 30 रहा, और 30,000 और 20,000 के योग से 50,000 बनता है, इनकी ये केंद्र आ चुका। और इसी 50,000 का इसी 50 के योग से फिर क्या बनता है, ये भी 50 हो गया, इन दोनों के 50 योग से बनता है 1,00,000 बनता है। और ये हमारी क्या है, आकाशगंगा की परिधि है, व्यास है, जिसकी क्या है, व्यास है। व्यास मतलब पूरा उसका वर्तुल की हम बात कर रहे हैं, और परिधि कहीं पर यहाँ पर स्थित है। इनकी प्रश्न पूछा कि केंद्र से लेकर के सौरमंडल के बीच की दूरी 30,000 लाइट ईयर है, और इसके सौरमंडल से आकाशगंगा के परिधि की छोर तक के बीच की दूरी 20,000 लाइट ईयर है, क्योंकि 20,000 वर्ष लग जाते हैं प्रकाश को, ये हमने समझा। तो यहाँ पर सौरमंडल हमारे यहाँ पर स्थित है, ये बात हमें समझ ली है। तो आज की दृष्टि में ये बात ख्याल रखनी है कि सूर्य क्या है, सौरमंडल का मुखिया होता है, प्रधान होता है, मुखिया है। तो इतनी दूरी पर स्थित है। हमारी आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 250 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए परिक्रमा कर रहा है। कौन, ये हमारा सौरमंडल कर रहा है। सूर्य का परिक्रमण काल मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा हुआ समय कितना होता है, 25 करोड़ वर्ष, यानी कि 250 मिलियन वर्ष है, जिसे यूनिवर्स ईयर, कॉस्मिक ईयर हम कहते हैं। यानी कि 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं हमारे सौरमंडल को, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं, या कहीं 250 मिलियन हो जाते हैं। और 250 मिलियन मतलब कि पीछे 6 जीरो। तो यही क्या है, ब्रह्मांड का वर्ष है, इसी को हम यूनिवर्स ईयर कहते हैं, कॉस्मोस ईयर हम कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर दिशा करता है, ये भी हमें ख्याल है, पूर्व से पश्चिम की ओर, और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर दिशा क्या है, दक्षिणावर्त गति कहलाती है। पूर्व से पश्चिम, यानी कि ये पूर्व है, ये पश्चिम है, यानी कि यहाँ से जो गति करते हैं ये पूर्व, जैसे हम विवाह जो आदि वहां होता है, वहां पर क्या होता है, दक्षिणावर्त परिक्रमा करते हैं, या मंदिर में जो करते हैं दक्षिणावर्त करते हैं, वो क्या है, क्लॉकवाइज होता है। एंटी क्लॉक मतलब पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर जो पृथ्वी गति करती है। तो सूर्य क्या है, दक्षिणावर्त करता है, क्लॉकवाइज गति कर रहा है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र की। और कितना समय लगता है एक परिक्रमा करने में, 25 करोड़ का वर्ष लगता है, 250 मिलियन वर्ष लग जाते हैं। और इसी को हमने कहा यूनिवर्स ईयर, इसी को हमने कॉस्मिक ईयर हमने कहा। तो आज की पाठशाला में यही समझना है, शेष कल की पाठशाला में हम इसको लेंगे। मानना नहीं है, जानना है, आनंद में मौसम पर जीवन जीना है। मेरी बातों को प्रेम करो, शांति सुना, बहुत अंत में सत्य बेटा बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।